कुछ देर बाद प्रेम ने बीना को चिकन टिक्का दे दिया। रिया ने भी अगले डकलिंग से रेस्टोरेंट के 10 चक्कर लगवाने के बाद उसे चिकन टिक्का दे दिया, जिसे खाने के बाद अगले डकलिंग वहीं बेहोश हो गई। रिया उसे उठाकर सीढ़ियों से ऊपर चली गई। प्रेम ने भी बिस्तर पर लेटने के साथ ही आइसक्रीम केक की रेसिपी खोल ली। कुछ देर बाद जैसे ही प्रेम और रिया की नींद लगी, अगली डकलिंग अपनी बेहोशी से जाग गई और उसके पंख दिखने लगे। वो थोड़ा ऊंचा उड़ी और रिया के पास जाकर दोबारा सो गई। संजना घर वापस लौटने के पहले हिमांशु के पास गई और उसने पार्टी में प्रेम के साथ हुई सारी बातें हिमांशु को बता दी, जिसके बाद वो वहां से चली गई। राजकुमारी, राजकुमारी! अनीता गुफा में दौड़ती हुई जैसे ही आई, उसने देखा कि इशिता ट्री ऑफ लाइफ के सामने आग जलाकर बैठी हुई है। हवा में फैली खुशबू सूंघकर अनीता ने कहा, राजकुमारी, क्या आप कुछ जला रही हैं? इशिता अपने हाथ में एक पेड़ की लकड़ी लिए हुई थी। मैं रोस्ट चिकन बना रही हूं। महेंद्र को मेरे बनाए रोस्ट चिकन बहुत पसंद थे। जब मैं उससे दोबारा मिलूंगी तो रोज उसे ये रोस्ट चिकन बनाकर खिलाऊंगी, इशिता ने कहा। अनीता ने रोस्ट चिकन की तरफ देखा, जो काफी हद तक जल चुका था। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहती हैं? अनीता ने पूछा। हाँ बिल्कुल, रिया को मेरे बनाए रोस्ट चिकन बहुत पसंद आएंगे, इशिता ने सिर हिलाकर कहा। क्या आपने ये खुद खाकर देखा है? अनीता ने पूछा। नहीं, मुझे रोस्ट चिकन पसंद नहीं है, इसलिए जब भी मैं ये महेंद्र के लिए बनाती थी तो अपने लिए कुछ और ले आती थी, इशिता ने ना में सिर हिलाकर कहा और दोबारा अपने रोस्ट चिकन की तरफ देखने लगी। फिर वो अनीता की तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इशिता के चेहरे पर स्माइल देखकर अनीता के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसे पता था कि इशिता उससे क्या पूछने वाली थी। मैंने तो आज डिनर कर लिया है, अनीता ने कहा। कोई बात नहीं, तुम ये लेट नाइट स्नैक समझकर ही खा सकती हो। तुम्हें ऐसा शानदार रोस्ट चिकन और कहीं नहीं मिलेगा, इशिता ने स्माइल करके कहा और रोस्ट चिकन अनीता की तरफ बढ़ा दिया। मैं नहीं खा सकती, मेरा पेट बहुत भर चुका है और इतनी रात को खाने से मेरा वजन भी बढ़ सकता है, अनीता ने ना में सिर हिलाकर कहा और कुछ कदम पीछे हो गई। उसे नहीं मालूम था कि कोई ऐसा चिकन कैसे खा सकता था जो पूरी तरह से जल चुका हो। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह चीज कैसे महेंद्र प्रताप को डिलीशियस लग सकती थी। इसके पहले कि अनीता कुछ और कह पाती, इशिता ने उसके मुंह में चिकन ठूस दिया। अरे नहीं! अनीता ने जैसे ही एक बाइट ली, वह समझ गई कि जले होने के साथ साथ उस चिकन में नमक भी बहुत ज्यादा था। भले ही अनीता ने बस एक ही बाइट ली थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेहोश हो जाएगी। ऐसी भयानक चीज कोई भी बौना नहीं पचा सकता था। क्या यह इतना बुरा है? लेकिन महेंद्र को तो यह बहुत पसंद था, इशिता ने अनीता की तरफ देखकर पूछा। अनीता अभी भी पानी पी रही थी। इशिता ने थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद एक बाइट ली। अनीता बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो गई। ये चीज खाई कैसे जा सकती है? इशिता ने एक ही झटके में पूरा चिकन गुफा के बाहर फेंक दिया और पानी पीने लगी। इसके बाद इशिता ने कहा, मुझे नहीं पता था कि महेंद्र का टेस्ट इतना अजीब है। जब मुझे उससे प्यार हुआ था तब मुझे लगता था कि वो सच्चा और ईमानदार है। मुझे लगता है कि महेंद्र जी को आपकी सच्चाई और ईमानदारी से प्यार हुआ था, अनीता ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम ऐसा कहते हुए अपने दिल पर हाथ क्यों रखी हुई हो? इशिता ने कंफ्यूज होकर पूछा। अरे अच्छा, ये राजकुमारी जी, मैं यहां आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देने के लिए आई थी, अनीता ने जरा ऊंची आवाज में कहा। अच्छा, क्या खबरीलाल की कोई खबर आई है? इशिता की आंखें चमक उठी और उसने पूछा। अनीता इशिता के पास चलकर गई। नहीं नहीं, ये खबर उन बौनों के बारे में है जिन्हें हाल में ही पकड़ा गया था। वो लोग 3 दिनों में टिम्बकटू की बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, अनीता ने फुसफुसा कर कहा। इशिता ने यह खबर सुनकर अपनी मुट्ठी बांध ली। वो बूढ़ी जादूगरनी शायद ये भूल गई है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूं। अगर वो लोग वापस नहीं आना चाहते तो उन्हें बंदी बनाने का किसी के पास कोई हक नहीं है, और ऐसा करने के लिए वो डीमंस और दानवों का सहारा ले रही है, इशिता ने कहा। राजकुमारी, क्या आप इस बार उन पर हमला करेंगे? अनीता ने चिंता जताते हुए पूछा। मैं पहले भी बहुत गलतियां कर चुकी हूं, लेकिन अब मैं चुपचाप खड़े रहकर यह तमाशा नहीं देख सकती। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मेरा नाम तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, इशिता ने हंसकर कहा। लेकिन आप अभी ठीक हुई हैं और रानी साहिबा ने आपकी बात भी मान ली है। अगर आप किसी पर भी हमला करेंगी तो हर्षिता बड़े परिवारों के साथ मिलकर आपके खिलाफ बगावत कर सकती है। तब शायद आप और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस जाएंगी, अनीता ने कहा। कुछ साल पहले जो भी हुआ, उसके बाद यह दिक्कत अब मेरी अपनी दिक्कत बन चुकी है, इशिता ने कहा और अनीता के माथे पर मारकर स्माइल करते हुए आगे बोली।
मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ लेकर आओ। अरे इससे सर दर्द होता है, अनीता ने अपना माथा मलते हुए कहा। इसके बाद वो गुफा से बाहर चली गई। उसे मालूम था कि अगर इशिता ने कुछ ठान लिया था तो वो अपने रास्ते बदलने वालों में से नहीं थे। पहले इशिता महेंद्र के साथ मिलकर यह सब काम बहुत आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब अकेले इतना सब करना शायद उसके बस की बात नहीं बची थी। वो लोग फिर से मेरे अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं। शायद वो लोग भूल गए हैं कि मैं कौन हूं, इशिता ने हंसते हुए कहा। हालांकि तभी उसकी नजर बचे हुए चिकन पर पड़ी, जिसे अभी तक रोस्ट नहीं किया गया था, और उलझन में पड़कर उसने बड़बड़ाया, क्या महेंद्र को वाकई मेरा रोस्ट चिकन पसंद था? क्या रिया को यह पसंद आएगा? शायद अब वक्त आ गया है इसमें कुछ सुधार करके देखती हूं। अगली सुबह जब प्रेम उठा तो रिया की लात खाने के बाद अगली डकलिंग दोबारा बिस्तर से नीचे गिर चुकी थी। यही बात उसे रोज देखने को मिलती थी। प्रेम आज अपनी चिकन टिक्का की डिश को मेनू में ऐड करने वाला था, लेकिन वो अभी आइसक्रीम केक को लेकर ऐसा नहीं करना चाहता था। वो इस रेसिपी को करूर की ट्रिप के लिए बचाकर रखना चाहता था। इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करने के दौरान प्रेम संजना से आज की अपनी मुलाकात के बारे में सोचने लगा। वो आज संजना से दोबारा मिलने वाला था और शायद इससे उसकी जिंदगी भी बदल सकती थी। प्रेम का रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा था और उसमें काफी भीड़ भी आने लगी थी। अपनी डिशेस के ऊंचे दाम रखने के बाद भी प्रेम उतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जितने उसे चाहिए थे, क्योंकि स्ट्रेंथ पॉइंट्स के दाम भी सिस्टम हर बार बढ़ाता जा रहा था। बस इसी कारण प्रेम स्टीम इंजन पर एक बार अपना हाथ आजमाना चाहता था। पैसे कमाने के अलावा प्रेम सिंह परिवार से भी अपना रिश्ता जोड़ना चाहता था। प्रेम बिल्कुल नहीं चाहता था कि 3 साल पहले जो भी हुआ वो दोबारा हो, इसलिए उसे महेंद्र के तरीके से हटकर काम करने की जरूरत थी। उसे अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जोड़ना था जिनकी मदद से वो अपने दुश्मनों का सामना कर सके। पापा देखो, अगली डकलिंग के पंख निकल आए हैं, रिया ने हैरानी भरी आवाज में कहा। प्रेम ने जब अगली डकलिंग के पंख देखे तो वो हैरान हो गया। अगली डकलिंग की पीठ पर वाकई सफेद रंग का फर निकल आया था। इस बीच रेस्टोरेंट के बाहर खड़े लोग कल रात के कंपटीशन के बारे में चर्चा करने लगे थे। यामिनी और श्रुति जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आई, यामिनी ने कल रात के कंपटीशन के बारे में प्रेम से पूरी जानकारी ली। दूसरी तरफ आज गरिमा की दुकान के सामने लंबी भीड़ लग गई थी। गरिमा ने अपनी दुकान का नाम पोशाक रख लिया था और इसे अपने ब्रांड नेम की तरह इस्तेमाल कर लिया था। जैसे ही गरिमा अपनी दुकान पर पहुंची, उसने बाहर खड़ी लेडीज को अपने रूल्स के बारे में बताया। हर ड्रेस में बस कुछ ही कलर्स अवेलेबल होंगे और आपको उन्हीं में से चुनना होगा। हमारे स्टोर में लगभग हर साइज की ड्रेसेस अवेलेबल रहेंगी, गरिमा ने कहा और स्टोर के अंदर जाके आगे बोली, अब आप लोग एक एक करके अंदर आ सकती हैं और अपनी ड्रेस पसंद कर सकती हैं। गरिमा को मालूम था कि अगर उसे अपने स्टोर को मारिया रेस्टोरेंट जितना पॉपुलर बनाना था तो उसे पहले से ही कुछ नियम बनाकर चलना होगा। उधर प्रेम ने जैसे ही सभी एम्प्लॉइज को अपनी नई डिश चिकन टिक्का के बारे में बताया, वैसे ही सभी ने ब्रेकफास्ट में वही डिश खाने की इच्छा जताई। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रेम ने रेस्टोरेंट खोल दिया। आधे से ज्यादा कस्टमर्स ने भी चिकन टिक्का का ही ऑर्डर दिया। ब्रेकफास्ट आवर खत्म होने के बाद संजना सिंह आ गई। संजना सिंह बिल्कुल सही समय पर आई थी और एक दोस्त के नाते प्रेम ने उसे चिकन टिक्का ऑफर किया। प्रेम जी, अब शायद स्टीम इंजन के बारे में थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, चिकन टिक्का खाने के बाद संजना ने कहा। संजना जी, मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, प्रेम ने रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। संजना भी प्रेम के पीछे पीछे चली गई। इसके बाद प्रेम अपने रेस्टोरेंट के पास ही एक बड़े से कमरे में दाखिल हो गया। आखिर वो क्या है? जैसे ही संजना कमरे में आई उसने कहा, यह एक ट्रेन है, स्टीम इंजन के यूज के लिए बनाई गई है और यह मेरी पहली चीज है। अगर ऐसी बहुत सी ट्रेनें और बना ली गईं, तो हम इस दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा ही बदल देंगे, प्रेम ने स्माइल करके कहा। ट्रेन और पटरी वरुण ने बनाई थी और प्रेम ने उसे जोड़ा था। एक ट्रेन? लोहे की कोई चीज ट्रांसपोर्ट में कैसे काम आ सकती है, जबकि इसे तो कोई मैजिकल जानवर खींच भी नहीं रहा है। प्रेम जी, क्या आप ये मुझे चलाकर दिखाएंगे? संजना ने सरप्राइज होकर कहा। हाँ बिल्कुल, बल्कि आप खुद इसका इस्तेमाल करके देख सकती हैं, बस स्टीम इंजन शुरू होने में थोड़ा सा समय लगता है, प्रेम ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा और अपनी छोटी सी ट्रेन की तरफ चला गया। उसने बॉयलर का ढक्कन खोला और उसमें कोयला डालकर उसमें आग लगा दी। जैसे ही स्टीम सिलेंडर से निकलनी शुरू हुई, पिस्टन हिलने लगे और ट्रेन में हलचल होने लगी।
प्रेम पैसेंजर्स की जगह पर बैठ गया और संजना की तरफ मुड़ गया। संजना जी, आप स्टीम इंजन को चलाने वाली पहली औरत बन जाइए, प्रेम ने स्माइल करके कहा। संजना ट्रेन पर बैठ गई और अगले ही पल ट्रेन चलने लगी। संजना को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह चीज कैसे काम कर रही थी, लेकिन वो ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी देखकर हैरान थी। संजना ने प्रेम को इस ट्रेन की एक बहुत बड़ी कीमत देने के बारे में कहा। संजना जी, आप बहुत बड़ी रकम दे रही हैं, लेकिन मैं इस सोने की मुर्गी को एक बार में नहीं काट सकता, जबकि मुझे ये कई सोने के अंडे दे सकती है, प्रेम ने कहा। फिर आप क्या चाहते हैं प्रेम जी? संजना ने सीरियस होकर पूछा। मैं सिंह परिवार के बैंक और मुखिया जी के महल के साथ तिहरी साझेदारी करना चाहता हूं। मैं आपको टेक्नोलॉजी दूंगा, सिंह परिवार के बैंक इसके लिए पैसे देंगे और मुखिया जी का महल हमें रिसोर्सेस और प्रोटेक्शन देगा। हम साथ मिलकर पूरी दुनिया को स्टीम इंजन और स्टीम ट्रेन की टेक्नोलॉजी तक पहुंचाएंगे, प्रेम ने कहा और आगे बोला। अगर हम पूरे महाद्वीप पर ट्रेन का नेटवर्क फैला दें तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में एक नई क्रांति आ जाएगी, जो कि पैसों से कहीं बढ़कर होगी। क्या आपको पूरा यकीन है कि मुखिया जी इसमें साझेदारी करेंगे? संजना ने पूछा। आपको नहीं लगता कि मुखिया जी वाकई इसमें साझेदारी करना चाहेंगे? संजना का जवाब देने की बजाय प्रेम ने उसके सामने ही एक सवाल रख दिया। आपके प्रपोजल से मैं काफी सरप्राइज हुई हूं, लेकिन आपके स्टीम इंजन और ट्रेन में मुझे वाकई काफी इंटरेस्ट है, इसीलिए मुझे मुखिया जी के साथ इस तिहरी साझेदारी में कोई दिक्कत नहीं है, संजना ने सीरियस होकर कहा और आगे बोली। हालांकि मेरी एक शर्त है, सिंह परिवार को स्टीम इंजन और ट्रेन इस्तेमाल करने की प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, वरना मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि बैंक से मैं पूरा सपोर्ट ले पाऊंगी या नहीं। मैं आपको सलाह दूंगा कि जब हम इस तिहरी साझेदारी की कॉन्फ्रेंस करें तब आप अपनी सभी शर्तें सामने रखें। मुझे पूरा यकीन है कि मुखिया जी को इस सब से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सभी को सभी चीजें पहले से ही मालूम रहें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम ने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन तुरंत संजना की बात नहीं मानी। चलिए ठीक है, फिर मैं ये आप पर छोड़ती हूं कि आप मुखिया जी को इस बात पर सहमत कर लेंगे। अब मैं हमारी कॉन्फ्रेंस का इंतजार करूंगी, संजना ने सिर हिलाकर कहा और आगे बोली। वैसे आपने ये स्टीम ट्रेन इस बंद जगह पर क्यों बनाई? मैं तो पसीने से तरबतर हो गई हूं। मुझे माफ कीजिएगा संजना जी, मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, प्रेम ने ऑकवर्ड तरीके से स्माइल करते हुए जवाब दिया और आगे बोला। चलिए फिर चलते हैं। जैसे ही प्रेम और संजना कमरे से बाहर निकले, श्रुति ने उन्हें देख लिया। बॉस, श्रुति ने सरप्राइज होकर कहा। प्रेम और संजना दोनों पसीने में भीगे हुए थे और उनके कपड़े उनके शरीर से बिल्कुल चिपक गए थे। क्या बॉस और संजना जी के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? बीना और श्रुति के दिमाग में एक जैसा ख्याल आया। ये क्या है? बीना ने प्रेम की तरफ देखकर कहा और सोचने लगी, ये एक बेटी का पिता है और इसे तो रिया की मां के बारे में भी कुछ भी नहीं मालूम। इसके बाद भी ये किसी और लड़की के साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहा है। कैसा अजीब आदमी है। प्रेम जी, ये वाकई बहुत ही मजेदार और यादगार मुलाकात थी। मैं जल्दी आपसे दोबारा मिलूंगी। संजना ने श्रुति और बीना को देख लिया और प्रेम की तरफ मुड़कर स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं। प्रेम ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जैसे ही संजना अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठी, प्रेम श्रुति और बीना की तरफ मुड़ गया। अरे, तुम दोनों इतने जल्दी वापस कैसे आ गई? तुम दोनों तो थोड़ी देर और मिनी की आइसक्रीम शॉप में रुकने वाली थी ना? प्रेम ने स्माइल करके पूछा। अगर हम यहां जल्दी नहीं आते तो हमें कैसे पता चलता कि आप किसी लड़की के साथ चुपके से मिल रहे हैं और बंद दरवाजे के पीछे यह मुलाकात हो रही है? बीना ने अपने होंठ काटकर कहा। शायद आगे से मुझे पहले ही तुम्हें बताना होगा कि मैं किससे मिलने वाला हूं, वरना शायद हमारी छोटी राजकुमारी गुस्सा हो जाएंगी, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और बीना के अंदर हल्की सी जेलसी दिख रही थी। प्रेम ने जैसे ही स्टीम इंजन वाले कमरे का दरवाजा लगाया, वो रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। मैं नहीं जानना चाहती कि आप किससे मिलते हैं, बीना ने हाथ बांधकर कहा। मिनी ने हमसे आइसक्रीम के कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कहा था। आज उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और उसे डर था कि शायद उसके इंग्रेडिएंट्स खत्म हो जाएंगे, श्रुति ने कहा। ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। अगर वो ऐसे ही आइसक्रीम बेचती रही तो हमें उसे काफी इंग्रेडिएंट्स देकर रखने होंगे, चाहे कितनी भी भीड़ आ जाए, लेकिन किसी चीज की कमी ना हो। ठीक है, फिर मैं मिनी दीदी की मदद करने के लिए वापस जाती हूं, श्रुति ने सिर हिलाकर कहा और चली गई। श्रुति दीदी, हमें अंदर जाकर नहीं देखना चाहिए, शायद वहां कोई और भी हो, बीना ने हेजिटेट होकर श्रुति से कहा। बॉस अभी नहा रहे होंगे, क्या तुम उन्हें ऐसे देखना चाहती हो? श्रुति ने स्माइल करके बीना से कहा। मैं उन्हें नहाते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन वो दिन दहाड़े ऐसा काम कैसे कर सकते हैं?
बीना ने ना में सिर हिलाकर कहा। नहाने और कपड़े बदलने के बाद प्रेम इंग्रेडिएंट्स लेकर आइसक्रीम शॉप पहुंच गया। बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी। सामान देने के बाद प्रेम मुखिया जी के महल की तरफ चल पड़ा। अरे प्रेम जी, आज यहां कैसे आना हुआ? जैसे ही प्रेम मुखिया जी के महल पहुंचा, दीपेश ने पूछा और आगे बोला, खैर, मैंने सुना है कि कल आप दिलबाग से कंपीट करके एक दुकान और जीत गए। आप यहां उसी दुकान के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में आए होंगे, है ना? नहीं दीपेश जी, असल में मैं आज आपसे मिलने आया हूं। मैं आपसे स्टीम इंजन के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रेम ने ना में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। मुखिया जी के महल से निकलने के बाद प्रेम एक डिटेक्टिव एजेंसी चला गया। उसे उस रात मरे हुए आदमी जिसका नाम नरेंद्र प्रताप था, उसके बारे में जानकारी पता करनी थी। नरेंद्र प्रताप की कहानी महेंद्र प्रताप से काफी मिलती जुलती थी, इसलिए प्रेम इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता था। जब प्रेम रेस्टोरेंट की तरफ चल रहा था, तभी सिस्टम ने उसे बाजार से कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदने का नया मिशन दे दिया, जिस वजह से प्रेम को बाजार की तरफ जाना पड़ा। उधर मुखिया जी के महल में दीपेश ने मुकुंद से कहा, मुखिया जी, अगर प्रेम जी ने वाकई स्टीम इंजन बना लिया है और उसका इस्तेमाल भी करना सीख लिया है, तो इससे ककाव गांव में बहुत से बदलाव आ सकते हैं। जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सिंह परिवार भी इसमें शामिल हो रहा है। मुकुंद ने दीपेश से कहा, क्या हमें अभी मारिया रेस्टोरेंट चलना चाहिए? दीपेश ने अपनी एक्साइटमेंट दबाकर कहा, देखो, मुझे किसी भी बात की कोई जल्दी नहीं है। अभी मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है, इसलिए मैं रात के वक्त वहां जाऊंगा, मुकुंद ने कहा और दरवाजे से बाहर जाने लगा। लेकिन तभी वो रुका और दीपेश के पास आकर कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन अभी किसी को भी इस बारे में मत बताना, हिमांशु और उसके साथियों को भी नहीं। जी ठीक है, दीपेश ने सिर हिलाकर कहा। संजना ने अपने घर पहुंचकर अपने दादाजी को स्टीम इंजन और प्रेम की प्रपोजल के बारे में सारी बातें बता दी। उसके दादाजी इस खबर से काफी खुश हुए और आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी के बारे में उन लोगों ने काफी बातें भी की। उधर प्रेम ने अब तक सबसे अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स ढूंढ लिए थे और मिशन के इनाम के तौर पर उसे 0.5 स्ट्रेंथ पॉइंट मिल गए थे। इन स्ट्रेंथ पॉइंट के बाद प्रेम चौथे लेवल के योद्धा के बराबर ताकतवर हो गया था। हालांकि उसने अभी इन स्ट्रेंथ पॉइंट को अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि वो सरे बाजार बिजली का झटका नहीं खाना चाहता था। प्रेम जैसे ही रेस्टोरेंट लौटकर वापस आया, किसी ने दरवाजा खटखटाया। प्रेम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो भोला और आरती वहां खड़े हुए थे। तुम दोनों आज यहां कैसे? प्रेम ने स्माइल करके पूछा। प्रेम जी, मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं आरती को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो एम्बेसी में रुकना भी नहीं चाहती है, तो मैं उसे सिर्फ यहीं ला सकता था। क्या आप कुछ दिनों के लिए उसका ख्याल रखेंगे? भोला ने कहा। प्रेम अंकल, मैं आपसे कुकिंग सीखना चाहती हूं, क्या यह ठीक रहेगा? आरती ने प्रेम की तरफ देखकर कहा। अच्छा। प्रेम ने आरती की तरफ देखा और फिर भोला की तरफ मुड़कर गया। यह मेरा आइडिया नहीं था, इसने ही मुझे यहां आने के बारे में कहा था, भोला ने कहा। प्रेम दोबारा आरती की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। आरती, क्या तुम वाकई खाना बनाना सीखना चाहती हो? प्रेम ने सीरियस होकर पूछा। हां, मैं सीखना चाहती हूं, आरती ने बिना हेजिटेट हुए सिर हिलाकर कहा। ठीक है, फिर अगर तुम वाकई खाना बनाना सीखना चाहती हो तो मैं आज से ही तुम्हें सिखाऊंगा। जब तक तुम सीखना चाहो तब तक मैं तुम्हें सिखाऊंगा, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू प्रेम अंकल, आरती ने प्रेम को गले लगाकर कहा। प्रेम भी घुटनों पर बैठ गया और आरती को गले लगा लिया। देखो, खाना बनाना बहुत कठिन और थकान भरा भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें मजबूत बनकर रहना होगा, ठीक है? प्रेम ने कहा। हां, मैं मजबूत बनकर रहूंगी, आरती ने अपने कदम पीछे करते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन उसने अपने आंसू नहीं बहने दिए। ठीक है, फिर चलो अंदर आ जाओ और थोड़ा पानी पी लो, मुझे भोला से कुछ बात करनी है। प्रेम ने आरती को गोद में उठाया और एक कुर्सी पर बिठाकर उसे पानी दे दिया। फिर उसने भोला को दरवाजे के पास बुलाया और फुसफुसाकर बोला, तुम कितने दिनों के लिए जाने वाले हो? मैं करीब 15 दिन बाद करूर जाने वाला हूं और मैं अभी आरती को अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 5 दिनों में वापस आ जाऊंगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो शायद आपको हमेशा के लिए आरती का ख्याल रखना होगा। मुझे पता है प्रेम जी, आप एक अच्छे इंसान हैं, भोला ने कहा। तुम जैसा आदमी मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहता है? प्रेम ने भोला की तरफ देखकर कहा और ना में सिर हिलाकर आगे बोला। मैं तुम्हें बस 6 दिनों का वक्त दे सकता हूं।
ठीक है, भोला ने स्माइल करके कहा और आरती से अलविदा कहकर चला गया। प्रेम और आरती करीब 10 मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे। इसके बाद प्रेम ने आरती को अपना किचन दिखाया और सिस्टम से उसके लिए शेफ के कपड़े बनवा लिए। आरती अपने नए कपड़े देखकर काफी खुश हो गई। सबसे पहले प्रेम ने आरती को इंग्रेडिएंट्स काटकर दिखाए। इसके बाद सभी एम्प्लॉइज और रिया आ गए और प्रेम ने आरती को कुकिंग सिखाने के बारे में और रेस्टोरेंट में रुकने के बारे में सभी को बताया। जब रेस्टोरेंट दोबारा खुला तो कुछ कस्टमर्स ने अचानक से रेस्टोरेंट बंद रखने के कारण प्रेम से इस बात की शिकायत की। आज संजना के दादा ईशान सिंह भी अपने नौकर के साथ प्रेम के रेस्टोरेंट चिकन टिक्का खाने के लिए आए थे। ईशान और उसके नौकर ने और भी काफी डिशेस ऑर्डर की और उन्हें वो सभी डिशेस काफी पसंद आई। मुकुंद और वंदना भी डिनर के लिए मारिया रेस्टोरेंट ही आए हुए थे। 9 बजे जब सभी कस्टमर्स चले गए तो मुकुंद प्रेम के पास गया। प्रेम जी, दीपेश ने मुझे बताया कि आपके पास कोई बिजनेस प्रपोजल है, क्या मैं आपकी मेहनत का फल देख सकता हूं? मुकुंद ने कहा, अब जब आप खुद यहां आए हैं तो मैं ककाओ गांव के मुखिया को मना कैसे कर सकता हूं? अगर वंदना को घर जाने की जल्दी ना हो और वो थोड़ी देर रिया और आरती के साथ खेल सके तो मुझे आपको अपनी मेहनत का फल दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेम ने स्माइल करके कहा, आप लोग आराम से अपना काम कर लो, अभी तो मेरा खाना भी खत्म नहीं हुआ है। वंदना ने अपना सिर ऊपर किए बिना कहा, तुम दोनों आज बिना सफाई किए ही चली जाओ, कल सुबह जल्दी आकर यह काम कर लेना। प्रेम ने यामिनी और श्रुति से कहा और मुकुंद को लेकर रेस्टोरेंट के नजदीक वाले कमरे की तरफ चला गया। तो यह है स्टीम ट्रेन, क्या यह वाकई बिना किसी मैजिकल जानवर की मदद से चल सकती है? मुकुंद ने स्टीम ट्रेन के पास आकर कहा। उसके बाद प्रेम ने मुकुंद को स्टीम इंजन की सारी प्रोसेस के बारे में समझाया। अभी प्रेम ने बस एक छोटी सी ट्रेन बनाई थी, लेकिन वो बड़े पैमाने पर भी इसे बना सकता था। मुकुंद ने ट्रेन में बैठकर देखा जिससे वो हैरानी में पड़ गया। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ कोयले की मदद से कोई चीज चल कैसे सकती थी। कुछ ही देर बाद मुकुंद ने प्रेम से संजना के साथ कॉन्फ्रेंस फिक्स करने को कहा। उधर गरिमा ने एक दिन में ही 30 ड्रेसेस की बुकिंग ले ली थी। मनीष इतनी तेज प्रोग्रेस को देखकर हैरान था, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही डिजाइन की ड्रेस बनी थी, जबकि 2 डिजाइन आना अभी बाकी थे। उसे मालूम था कि अगर गरिमा इसी हिसाब से चली तो अपना ट्रायल पीरियड खत्म होने के पहले ही वो अपनी दुकान को फायदे की तरफ आसानी से ले जाएगी। रात के अंधेरे में काले कपड़े पहने हुए कुछ लोग ककाओ गांव के उत्तरी दरवाजे से ककाओ गांव की तरफ चुपके से आ रहे थे। ककाओ गांव के उत्तरी इलाके में धीमी रोशनी में जलता हुआ एक घर दिख रहा था। टीम लीडर, हमें नरप्पा और उसके साथियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हालांकि हम उनके अड्डे पर गए थे और हमने देखा कि वहां काफी सारे हथियार पड़े थे, तो शायद उन लोगों ने अपनी मर्जी से ककाओ गांव नहीं छोड़ा था। लगता है महेंद्र को ढूंढते हुए ही वो लोग गायब हुए हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। नरप्पा जैसे ताकतवर काल भक्षी का इस तरह से गायब होना कोई बहुत बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। काले कपड़े पहने एक आदमी ने सरस से कहा, इसका मतलब उन लोगों ने महेंद्र को ढूंढ लिया था। काले कपड़े पहने दूसरे आदमी ने कहा और अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहां के माहौल में अचानक से सन्नाटा छा गया। सभी काल भक्षी बिल्कुल चुपचाप कमरे में खड़े थे। उन सभी को एक दूसरे की आंखों में खौफ दिख रहा था। भले ही इतने सालों से वो महेंद्र प्रताप को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके बारे में खबर सुनकर वो लोग खुश होने के बजाय खौफ से थर्रा गए थे। इतनी महान शख्सियत के बारे में सुनकर उनकी रूह कांप उठी थी और महेंद्र प्रताप से मुकाबला करने के बारे में सोचकर ही वो डर से भर गए थे। वो महेंद्र हो ही नहीं सकता, वो अपंग हो चुका था, तो वो कैसे भी करके नरप्पा और उसके साथियों का सामना नहीं कर सकता था। सरस ने ना में सिर हिलाकर आगे कहा, लेकिन वो चाहे कोई भी हो, जिसने भी काल भक्षियों के पूरे एक गुट को मारा है, उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। हम अपने साथियों का बदला लेकर ही रहेंगे। कोई भी काल भक्षी से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। सरस की बात सुनकर सभी काल भक्षियों की जान में जान आई और उनकी आंखों में विश्वास की चमक दिखने लगी। भले ही महेंद्र उन लोगों को नहीं मार सकता, लेकिन यह घटना कहीं ना कहीं उससे ही जुड़ी हुई है। मैं ककाओ गांव में मौजूद सभी काल भक्षियों को इकट्ठा करके महेंद्र और नरेंद्र के गुट को ढूंढ निकालूंगा। सरस ने अपनी मुट्ठी बांधकर कहा और आगे बोला, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं ककाओ गांव में ही कहीं है, क्योंकि जंगलों में रहना महेंद्र का तरीका नहीं है। हां, सही कहा, सभी काल भक्षियों ने एक साथ जवाब दिया।
मुकुंद और वंदना से अलविदा कहने के बाद प्रेम आरती और रिया को लेकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। आरती को अच्छे से नहलाने के लिए उसने बीना को चिकन टिक्का की रिश्वत दे दी, जिससे आरती धुले और साफ कपड़े पहनकर सोने के लिए तैयार हो गई। दोनों छोटी लड़कियां रिया के बेड पर लेटी हुई थीं। अगली डकलिंग बेड के किनारे पर खड़ी होकर रिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। अगली डकलिंग, अब मेरे पास आरती दीदी हैं, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम जमीन पर ही सो सकती हो, रिया ने अगली डकलिंग की तरफ मुड़कर कहा। अगली डकलिंग ने दुखी होकर रिया की तरफ देखते हुए कहा। अगली डकलिंग की आंखों में आंसू भर आए थे। बेचारी अगली डकलिंग, आरती ने दिलासा भरी नजरों से अगली डकलिंग की तरफ देखकर कहा। उसने सारी चीजों के बारे में सोचा और फिर वो सलाह देते हुए बोली, कैसा रहेगा कि अगली डकलिंग हमारे बीच में ही सो जाए? आरती की बात सुनकर अगली डकलिंग काफी एक्साइटेड हो गई और अपनी जगह पर उछलने लगी। ठीक है, आरती दीदी तुम्हारी साइड ले रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें बिस्तर पर सुलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अच्छे से रहना होगा, रिया ने अगली डकलिंग को उठाते हुए कहा और आरती और अपने बीच में उसे रख दिया। अगली डकलिंग दोनों लड़कियों के बीच में आकर काफी कंफर्टेबल महसूस करने लगी और आंखें बंद करते ही उसकी नींद लग गई। कितनी प्यारी बिल्ली है, आरती ने स्माइल करते हुए कहा। लेकिन ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी दिन ये मेरा बेड ही ना तोड़ दे, रिया ने गहरी सांस लेकर कहा और अगली डकलिंग के गाल खिलाने लगी। ये जैसे जैसे मोटी होती जा रही है वैसे वैसे और भी सुंदर होने लगी है। इसके गालों को खिलाने में कितना मजा आ रहा है, ये बिल्कुल रुई जैसे मुलायम है, आरती ने अगली डकलिंग का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर कहा और उसे अलग अलग तरह से आकार देने लगी। वाओ, मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसा भी कर सकती हैं, रिया की आंखों में क्यूरियोसिटी के कारण चमक आ गई। उसने एक तरफ से अगली डकलिंग के गालों को खींचा और अगली डकलिंग का चेहरा अलग आकार में बदल दिया। ऐसा अजीब सा चेहरा बन जाने के कारण रिया हंसने लगी। बेचारी बिल्ली, प्रेम अभी अभी नहा कर निकला था और अगली डकलिंग का यह हाल देखकर वो स्माइल करने लगा और उसने सोचा, बाकी सभी बिल्लियों के मालिक उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो बिल्लियां ही उनके घर की मालिक हों, लेकिन बेचारी अगली डकलिंग तो खिलौना बनकर ही रह गई है। पापा, क्या आप आज हमें सोने के पहले एक कहानी सुना सकते हैं? अगली डकलिंग के गालों से खेलने के बाद रिया ने प्रेम की तरफ मुड़कर कहा। रिया की बात सुनकर आरती भी उम्मीद भरी नजरों से प्रेम की तरफ देखने लगी। जब उसके दादाजी जिंदा थे तो वो हर रात को सोने के पहले उसे कहानी सुनाया करते थे। हाँ बिल्कुल, आज मैं तुम्हें स्नो वाइट की कहानी सुनाऊंगा, प्रेम ने रिया के बेड के पास एक स्टूल खींचते हुए कहा। क्या स्नो वाइट आइसक्रीम की बनी हुई थी? रिया ने अपना हाथ उठाकर पूछा। नहीं नहीं, स्नो वाइट का नाम स्नो वाइट उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन के कारण पड़ा, प्रेम ने स्माइल करते हुए ना में सिर हिलाकर कहा। उसे रिया से ऐसी ही उम्मीद थी। रिया हर चीज को खाने से जोड़ने में माहिर थी। ओह अच्छा, ऐसी बात है, रिया ने सिर हिलाकर कहा। प्रेम को नहीं मालूम था कि रिया इस बात के कारण इतनी डिसअपॉइंट क्यों हो गई थी, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर अपनी कहानी शुरू कर दी। ठंड के मौसम में मुर्गी के पंख के बराबर बड़ी बड़ी बर्फ हवा में उड़ रही थी। रानी एक खिड़की के सामने बैठी हुई थी और बर्फ की तरफ ही देख रही थी। उसने चाहा कि प्रेम बड़े ही रोचक अंदाज में कहानी सुना रहा था। स्नो वाइट की जिंदगी रानी की इसी ख्वाहिश के कारण मुश्किलों से भर गई। रानी को स्नो वाइट की खूबसूरती से जलन होती थी। फिर एक दिन स्नो वाइट को अगवा करके जंगल में छोड़ दिया गया, जहां उसे 7 नाटे मिले। हालांकि स्नो वाइट रानी के खतरनाक चंगुल से बचकर भाग नहीं पा रही थी और जहरीली कंघी के कारण एक बार तो उसकी जान जाते जाते भी बची। रिया और आरती पूरी तरह से प्रेम की कहानी में खो चुकी थीं। उन्हें स्नो वाइट की सलामती की चिंता हो रही थी और रानी पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। हालांकि जब कहानी ने एक नया मोड़ लिया और स्नो वाइट ने जहरीला सेब खा लिया, जिसके बाद वो मौत जैसी गहरी नींद में सो गई, तो प्रेम कहानी सुनाते सुनाते रुक गया। एक पिता होने के नाते वो इस कहानी को जैसे का तैसा नहीं सुना सकता था, जिसमें एक बुरा राजकुमार स्नो वाइट से प्यार करने लगता है और उसके बाद वो उसे खरीद कर अपने साथ ले जाता है। कहानी का यह पहलू लड़कियों के हिसाब से बहुत ही बुरा था। पापा, आगे क्या हुआ? क्या स्नो वाइट मर गई? रिया ने दुखी होकर प्रेम की तरफ देखकर पूछा। आरती की आंखों में भी पानी छलकने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्नो वाइट भी उसके जितनी ही बदनसीब थी। प्रेम थोड़ी देर तक सोचता रहा, तभी उसके दिमाग में एक बढ़िया सा ख्याल आया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आखिर में 7 नाटे 7 कद्दुओं में बदल जाते हैं, जिनकी 7 गोलियां बन जाती हैं। वो गोलियां उड़कर स्नो वाइट के मुंह में चली जाती है।
गोलियां स्नो वाइट के पेट में जाने के बाद वो मौत जैसी नींद से दोबारा जाग जाती है और उसे 7 तरह की अलग अलग जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। वो शाही महल वापस जाकर हमेशा हमेशा के लिए रानी को तहखाने में बंद कर देती है और जादुई आईना तोड़ देती है, जिसके बाद वो महल की नई मालकिन बन जाती है। प्रेम ने आगे की कहानी सुनाते हुए कहा, कहानी खत्म होते ही रिया और आरती सो गईं। इसके बाद प्रेम अपनी बालकनी में गया और उसने सिस्टम से स्ट्रेंथ पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए कहा। अपनी नई स्ट्रेंथ के साथ प्रेम अब 4थे लेवल का योद्धा बन चुका था। करूर जाने के पहले 4थे लेवल तक के सभी तलवारबाजी के कारनामे वो सीखना चाहता था। इतना दिमाग में रखकर प्रेम अपने बेड पर गया और सो गया। ककाओ गांव के उत्तरी इलाके के एक होटल के कमरे में खबरी लाल ने अपना भेष बदल लिया था और अब उसने बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली थी। वो लैंप की रोशनी में एक नक्शे को ध्यान से देख रहा था। नक्शे में कुछ जगहों पर लाल गोले बने हुए थे और नक्शा बहुत ही फैला हुआ दिखने लगा था। अगर किसी ने अपने आप को ककाओ गांव में छुपाया हो तो उसे ढूंढना वाकई इतना आसान भी नहीं है। मैं यहां किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि किस्मत मेरा साथ देगी और मैं महेंद्र जी और रिया को जल्द ही ढूंढ लूंगा। खबरी लाल ने गहरी सांस लेकर कहा और एक लेटर लिखने लगा। लेटर लिखने के बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला और उसने एक लंबी सीटी बजाई। तभी एक पक्षी उसकी तरफ उड़कर आया और उसके हाथ पर बैठ गया। उसने वो लेटर पक्षी के पैर पर बांध दिए। पलक झपकते ही वो पक्षी वहां से गायब हो गया। दूसरी तरफ करूर में कुंवर नारायण को कार्लोस की चिट्ठी मिल चुकी थी, जिसमें उसने राजा जी की बर्थडे पार्टी के लिए ककाओ गांव से प्रेम आने की बात लिखी थी। लेटर पढ़ने के बाद कुंवर नारायण ने अपने नौकर की तरफ देखा और कहा, कार्लोस को एक चिट्ठी भेजो। उससे कहना कि करूर वापस आने से पहले मेरे सबसे जरूरी काम में सरस की मदद कर दे। अगली सुबह प्रेम उठकर सीढ़ियों से नीचे गया। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कार्लोस का नौकर करूर जाने का कंफर्मेशन लेने के लिए प्रेम के पास आया था। प्रेम ने कुछ दिन की मोहलत मांगते हुए उसे रवाना कर दिया। तभी संजना और दीपेश भी घोड़ा गाड़ी में बैठकर प्रेम के रेस्टोरेंट पहुंच गए। उन तीनों में स्टीम इंजन की डील को लेकर काफी बातें हुई और कॉन्फ्रेंस का दिन और समय डिसाइड करने के लिए दीपेश मुखिया जी के पास चला गया। मैजिक पोशन शॉप के 2nd फ्लोर पर रिया एक स्नोमैन बना रही थी। रिया, अभी हमने जितनी भी प्रैक्टिस की है उस हिसाब से तुम प्रकट करने वाला जादू काफी अच्छे से करने लगी हो। इसके बाद हम प्रकट की गई चीजों में ताकत डालने वाला जादू सीखेंगे। वसीम ने गला साफ करते हुए कहा, क्या ये आपके जादू के जैसा ही होगा जिसमें आपने बर्फीले राक्षस से बर्फ वाला जादू करवाया था? रिया ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ, किसी चीज को प्रकट करना तो बस झांसा देने जैसा ही है। अगर कोई भी मैजिशियन सिर्फ चीजों को प्रकट कर सकता लेकिन उसमें ताकत नहीं डाल सकता तो इस तरह का जादू किसी भी काम का नहीं है। अमित को ही देख लो, उसने ज्वाला पक्षी प्रकट तो कर लिया था लेकिन उस ज्वाला पक्षी में कोई भी खास ताकत मौजूद नहीं थी। वसीम ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन मास्टर वसीम, आपके बर्फीले राक्षस और मास्टर अमित के ज्वाला पक्षी में तो कई बार लड़ाई हो चुकी है, फिर भी आप दोनों में से कोई भी नहीं जीता। रिया ने उलझन में पड़कर कहा। वो तो वसीम रिया का जवाब सुनकर हैरान रह गया था और उसे समझ ही नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने ऑकवर्ड होकर अपना गला साफ किया और आगे बोला, चलो अब ताकत डालने वाला जादू सीखना शुरू करते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जो तुम्हारी नजरों में सबसे ताकतवर हो। इसके बाद उसे उन सभी ताकतों से मिला दो जो भी तुम्हें ठीक लगे। एक बात और, अब से तुम अपने पापा को प्रकट नहीं करोगे। वसीम ने आगे कहा। वो पिछले कुछ दिनों से सिर्फ प्रेम को प्रकट होता हुआ देखकर परेशान हो चुका था। वसीम को ऐसा लगता है जैसे प्रेम भी बिना इजाजत के उसके लेसन्स लेने आता हो, जबकि असल में तो रिया ही उसे प्रकट करती थी। मुझे अभी भी लगता है कि सबसे ताकतवर पापा ही हैं। फिर भी, रिया ने धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन फिर वसीम को देखकर वो गहरी सोच में डूब गई। वसीम रिया के नतीजे का इंतजार करने लगा और उसने अपनी तरफ से रिया को कोई भी सलाह देना ठीक नहीं समझा। वसीम ने आज तक रिया जैसी काबिलियत वाला कोई भी जादूगर नहीं देखा था। यहां तक कि राजकुमारी इशिता भी रिया के सामने काबिलियत के मामले में कोसों दूर थी। अब तक तो वसीम को यह भी लगने लगा था कि अगर उसके 4 हाथ और 1 दिमाग और भी निकल आए तो भी रिया की उम्र के हिसाब से वो रिया से कमजोर ही निकलेगा। इसी कारण वसीम ने ठान लिया था कि वो रिया को बस बेसिक चीजें ही बताएगा और आगे की चीजें रिया को अपने हिसाब से ही करने का मौका देगा।
इस बात पर वसीम और अमित दोनों एक दूसरे से सहमत भी थे। वसीम और अमित के लिए 10वें लेवल से आगे बढ़ना काफी कठिन काम था और शायद वो दोनों कभी इस लेवल से ऊपर भी नहीं जा सकते थे। भले ही वो दोनों 10वें लेवल के नॉर्मल मैजिशियन से कहीं बढ़कर थे, लेकिन उन्हें अभी भी अगले लेवल पर पहुंचना बाकी था। बस इसी कारण वो दोनों ये देखना चाहते थे कि क्या इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जो 10वें लेवल से आगे बढ़ सकता था और सबसे महान 11वें लेवल का मैजिशियन बन सकता था। ऐसी अफवाहें थी कि बोनो की रानी 11वें लेवल पर थी, लेकिन स्पीशीज के बीच की लड़ाई में भी बोनो की रानी बहुत कम दिखाई दी थी। इसी कारण कोई भी इन अफवाहों को साबित नहीं कर पाया और यह बात बोनो के जरिए फैलाई गई अफवाह बनकर ही रह गई। रिया की काबिलियत ही एक बड़ी वजह थी कि अमित और वसीम ने रिया को अपना स्टूडेंट बनाया। दूसरी वजह यह भी थी कि वो दोनों ही ये देखना चाहते थे कि इस दुनिया में क्या वाकई कोई है जो 11वें लेवल पर पहुंच सकता है या फिर नहीं, और अगर ऐसा पॉसिबल था तो रिया ही इसकी सबसे बड़ी दावेदार थी। रिया ने अपनी आंखें बंद की और उसके सिर के ऊपर नारंगी रंग की रोशनी की एक गेंद दिखने लगी। पहले वो गेंद इकट्ठा हुई और बाद में फैल गई। ये क्या है? वसीम ने उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहा और उसकी आंखों में चमक आ गई। किसी भी प्रकट की हुई चीज में ठीक तरीके से ताकत डालना ही इस बात का कंफर्मेशन था कि वो शख्स मैजिशियन 5वें लेवल पर पहुंच चुका है। रिया बस अभी 1 महीने से ही जादू सीख रही थी और फिर भी वो 4थे लेवल तक पहुंच चुकी थी। किसी भी मैजिशियन में इस तरह की प्रोग्रेस कम ही देखने को मिलती थी। अगर वो ताकत डालने वाला जादू ठीक तरीके से करना सीख लेगी तो वो इस दुनिया में सबसे कम उम्र में ये जादू करने वाली मैजिशियन बन जाएगी और फिर वो 5वें लेवल पर भी पहुंच जाएगी। ये काम करके रिया एक ऐसा रिकॉर्ड बना लेगी जो शायद ही कभी टूट पाए। रोशनी की इस नारंगी गेंद को देखकर वसीम के दिमाग में ढेर सारे मैजिकल जानवर घूमने लगे। हालांकि आज रिया पहली बार ताकत डालने वाला जादू कर रही थी, तो अगर उसका प्रकट किया गया जानवर बहुत ताकतवर नहीं भी रहा तो भी रिया की उम्र के हिसाब से यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नारंगी रोशनी चमकती रही और फिर धीरे धीरे कम होने लगी। क्या ये वही नारंगी बिल्ली है? जैसे ही करीब 10 मिनट गुजरे, वसीम ने रिया के सिर के ऊपर छोटी सी नारंगी बिल्ली की तरफ देखकर कहा। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। रिया ने अपनी आंखें खोली और हवा में उड़ रही बिल्ली की तरफ देखकर कहा, वाओ, ये तो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। प्यारी रिया, मैंने तुमसे कहा भी था कि ऐसी कोई चीज प्रकट करना जो बहुत ताकतवर हो। किसी भी लड़ाई के दौरान बस मैजिकल जानवर ही किसी काम आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी छोटी बिल्ली तो। भले ही वसीम रिया को जादू सिखाते वक्त सख्ती नहीं दिखाता था, लेकिन इस नारंगी बिल्ली को देखकर वो खुद को बीच में टोकने से रोक नहीं पाया। अगर रिया किसी लड़ाई में यही बिल्ली प्रकट करती तो ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता था कि रिया का विरोधी हंस हंसकर ही मर जाता। मास्टर, ये सिर्फ बिल्ली नहीं है, ये अगली डकलिंग है, रिया ने सीरियस होकर कहा। फिर उसने अगली डकलिंग की तरफ इशारा किया और आगे बोली, साथ ही साथ ये बहुत ताकतवर भी है। वसीम को अभी भी रिया की बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या तुमने इसमें कोई ताकत भी डाली है? अगर हां तो मुझे एक नमूना दिखाओ, वसीम ने कहा। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग कांप उठी। एक बड़ी सी बिल्ली हवा में से नीचे गिरी थी और वसीम करीब करीब उसकी चपेट में आ ही गया था। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? रिया ने चिंता जताते हुए पूछा। इस बड़ी सी बिल्ली के सामने वसीम का बस ऊपर का शरीर ही दिख रहा था। उसका चेहरा लाल हो चुका था। हां, मैं ठीक हूं, लेकिन इस चीज को मेरे ऊपर से हटाओ, बड़ी कठिनाई से वसीम ने कहा। अगले 3 दिनों में ही संजना, मुखिया जी के महल और प्रेम के बीच स्टीम इंजन को लेकर फाइनल कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया। तीनों पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी सहमति दिखाई और मुकुंद, प्रेम और संजना ने उस पर साइन भी कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रेम को कुल फायदे का 10% मिलने वाला था। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगले 3 साल तक प्रेम को स्टीम ट्रेन की बात को बिल्कुल खुफिया रखना था। इसके अलावा प्रेम, संजना, मुकुंद और दीपेश के अलावा किसी से भी इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकता था। ये चीजें कहीं ना कहीं प्रेम की सुरक्षा के लिए ठीक ही थीं, क्योंकि स्टीम ट्रेन से इस महाद्वीप में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली थी, जिसके बाद बहुत से ताकतवर लोग इस टेक्नोलॉजी को हथियाने की कोशिश भी कर सकते थे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो सभी इसे बनाने की कोशिश भी कर सकते थे। प्रेम बस नाम कमाने के लिए ऐसा करने की बेवकूफी नहीं कर सकता था। प्रेम दोनों घोड़ा गाड़ियों को जाता हुआ देखता रहा और फिर उसने अपने हाथ में लिफाफे को देखा, जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे मालूम था कि वो जो भी कर रहा था उसके बूते पर वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था।
3 दिनों बाद प्रेम कार्लोस के साथ करूर जाने के लिए मान गया। अगले 9 दिनों में करूर के लिए रवाना होने की बात हुई और कार्लोस मारिया रेस्टोरेंट से चला गया। दूसरी तरफ गरिमा की दुकान का काम काफी रफ्तार से चल रहा था। गरिमा ने प्रेम की सलाह पर रूबिका को कपड़े सिलने के काम पर रख लिया था और गरिमा उसके काम से काफी खुश भी थी। उसी रात आरती मारिया रेस्टोरेंट की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही थी। प्रेम अंकल, क्या अंकल भोला वापस आएंगे? आरती ने पूछा। प्रेम आरती के बगल में खड़ा था और खिड़की के बाहर देख रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और गलियों में कोई भी नहीं था। शायद नहीं, क्योंकि वो मुझसे कहकर गया था कि उसका सफर काफी खतरनाक होने वाला था, प्रेम ने अपने मन में सोचा। हालांकि उसने स्माइल की और आरती की तरफ देखकर बोला, सब ठीक हो जाएगा। शायद वो किसी जरूरी काम के कारण लेट हो गए हैं। अगर वो आज भी नहीं आए तो कुछ दिनों में तो जरूर आ जाएंगे। सच्ची? आरती ने प्रेम की आंखों में देखकर प्रेम की बात की सच्चाई जानने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। सच बात तो यह थी कि प्रेम को अपनी ही बात पर यकीन नहीं था। भले ही प्रेम भोला पर इतना भरोसा नहीं करता था, लेकिन वो इतना तो जानता था कि भोला ने जाते हुए जो भी कहा था वो सच था। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर और उनका इंतजार करूंगी, आरती ने बाहर की तरफ देखकर कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा और आरती के बगल में बैठ गया। इस दुनिया में आने के बाद प्रेम को बहुत से लोग मिले थे। भले ही उनमें से ज्यादातर लोगों को प्रेम अपना दोस्त भी नहीं कह सकता था, लेकिन फिर भी प्रेम को उन लोगों की परवाह थी। थोड़ी ही देर में बारिश और भी तेज हो गई और बाहर ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने भी दरवाजा नहीं खटखटाया। प्रेम ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। अब रात के 12 बज चुके थे। उसने एक गहरी सांस ली और आरती के बालों में हाथ फेरने लगा। आरती, अब तुम सो जाओ, तुम्हारे अंकल आ जाएंगे, प्रेम ने आरती से कहा। तभी अचानक बाहर से घंटी बजने की आवाज आई। ये भोला अंकल ही होंगे। आरती की आंखों में खुशी भर उठी और उसने दौड़कर रेस्टोरेंट का दरवाजा खोल दिया। बारिश का पानी तेज हवा के साथ आरती के पूरे शरीर को भिगा दिया। दरवाजे पर लटकी घंटी हवा और पानी की वजह से हिल रही थी और बाहर कोई भी नहीं था। आरती उदास होकर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ी रही और उसके चेहरे से आंसू और बारिश का पानी बहने लगा। वो वापस आ जाएंगे बेटा, प्रेम ने आरती को गोद में उठाया और दरवाजा बंद करते हुए उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। प्रेम ने आरती के कपड़े बदल दिए और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर रिया और अगली डकलिंग पहले से ही सो चुकी थी। अब सो जाओ, शायद कल सुबह जब तुम उठोगी तब तक तुम्हारे अंकल वापस आ जाएंगे। प्रेम ने आरती को कंबल उड़ाया और धीमे से कहा, प्रेम अंकल, क्या मैं एक शापित बौनी हूं? जो भी मेरे करीब होता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। आरती ने अपनी पलक झपकते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है आरती, तुम कोई शापित बौनी नहीं हो, तुम तो एक अच्छी बौनी हो। प्रेम ने ना में सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू प्रेम अंकल, आरती ने करवट बदल कर कहा। प्रेम बेड के बगल में ही खड़ा रहा और दिलासा भरी नजरों से आरती को देखता रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आरती के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो इस तरह से सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। उधर टिम्बकटू में इशिता ट्री ऑफ लाइफ के चारों तरफ फूल लगा रही थी कि तभी अनीता दौड़ती हुई गुफा के अंदर आई। राजकुमारी, 3 दिन पहले जब से डील खत्म हुई है तभी से कोई खबर नहीं मिली, शायद वो आपसे डर गए हैं, हालांकि अनीता ने हाफते हुए कहा। इशिता ने पानी डालने वाला जार नीचे रख दिया और 2 फूलों की तरफ देखकर सिर हिलाने लगी। इसके बाद वो अनीता की तरफ मुड़ी। हाँ, अब बोलो भी, क्या कह रही थी? हालांकि क्या? इशिता ने आईब्रो ऊपर करके कहा। हालांकि मैंने सुना था कि वो लोग आपको बौनी जाति के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर 10 दिन बाद होने वाली कालचुरी राज्य के राजा की बर्थडे पार्टी के लिए ले जाना चाहते हैं। अनीता ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। क्या सचमुच? इशिता ने सरप्राइज होकर कहा। यह खबर चारों तरफ फैली हुई है, खास तौर पर यह सलाह हर्षिता ने रानी साहिबा को दी होगी। अनीता ने सिर हिलाकर कहा। अब वो बुरी जादूगरनी हर्षिता क्या करना चाहती है? उसने पार्टी के लिए मेरा नाम क्यों आगे किया? वो किसी अच्छे मकसद से तो ऐसा नहीं कर रही होगी। इशिता ने अपनी आईब्रो ऊपर करके धीरे से बड़बड़ाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है राजकुमारी कि वो कुछ बहुत बुरा करने वाली हैं। राजकुमारी, आपको अब संभल कर रहना चाहिए, अनीता ने सिर हिलाकर कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्षिता समझ गई है कि वो बौनी जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ज्यादा भयानक है, इसलिए उसने मुझ जैसी सुंदर और जवान लड़की का करूर जाना बेहतर समझा?
इशिता ने सीरियस होकर कहा। राजकुमारी जी, आप वाकई बहुत अलग ढंग से सोचती हैं, अनीता ने अपना चेहरा छुपाकर कहा। उसे लगता था कि इशिता और लोगों से काफी अलग सोचती थी। मैं भी करूर जाना चाहती हूं। अब समय आ चुका है कि उन लोगों ने 3 साल पहले जो भी किया उसका हिसाब चुकाया जाए, इशिता ने हंसते हुए कहा और आगे बोली। अनीता, टिम्बकटू में हो रही हर चीज पर अपनी नजर रखना और कोई भी खबर मिले तो मुझे तुरंत बताना। जी राजकुमारी जी, अनीता ने सिर हिलाकर कहा। एक गुफा के अंदर हेतल काले कपड़े पहनकर खड़ी हुई थी और हर्षिता की तरफ देख रही थी। हर्षिता जी, आपने बौनी जाति के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर करूर जाने के लिए इशिता का नाम क्यों आगे किया? पिछले कुछ सालों से ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि हमारी रानी इशिता से नाराज हैं। अगर इशिता को हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया तो इन अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं बचेगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हेतल ने परेशानी में पड़कर कहा। इशिता को तो करूर जाने की हमेशा से खुजली थी ना, मैं तो बस उसकी ख्वाहिश पूरी कर रही हूं, हर्षिता ने हेतल की तरफ देखकर कहा और आगे बोली। वो लोग तुम जैसे बेवकूफ नहीं हैं, उन्हें आसानी से नहीं मारा जा सकता। अगर उन्हें पीछे धकेला जाए तो भी वो आगे आकर हमला करते हैं। उधर आरती प्रेम से रोज एक ही सवाल करती थी कि उसके अंकल भोला कब आएंगे। देखते देखते 6 दिन गुजर चुके थे, पर भोला की कोई भी खबर नहीं आई थी। 7वें दिन भी भोला की कोई खबर नहीं मिली और ऐसे ही करके लगभग 2 हफ्ते बीत गए। 14वें दिन भी भोला नहीं लौटा था। आरती ने तो अब प्रेम से भोला के बारे में पूछना भी बंद कर दिया था। हालांकि वो रोज रेस्टोरेंट के दरवाजे पर बैठकर अपने अंकल भोला का इंतजार जरूर करती थी। ऐसे मौकों पर श्रुति भी उसके साथ बैठकर चुपचाप इंतजार करती रहती थी। प्रेम बोनो की एम्बेसी भी गया था, जहां उसकी मुलाकात बोनो के एम्बेसडर योगेश से हुई थी। हालांकि योगेश को भी अभी तक भोला की कोई खबर नहीं मिली थी। भले ही प्रेम इस बात को मानना नहीं चाहता था, लेकिन अब भोला के लौटने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। लंच के बाद प्रेम सभी एम्प्लॉइज के बीच आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं कल रिया के साथ करूर जा रहा हूं। वहां मुझे राजा जी की बर्थडे पार्टी में बुलाया गया है, इसलिए रेस्टोरेंट अगले 5 दिनों के लिए बंद रहेगा। पीना, तुम आरती के साथ रेस्टोरेंट में ही रह सकती हो। मैं रेस्टोरेंट की चाबी और कुछ पैसे तुम लोगों के लिए छोड़कर जाऊंगा, ताकि अगर तुम लोगों को खाना ना बनाना हो तो तुम किसी और रेस्टोरेंट में जाकर खा सको। मिनी, अगर तुम चाहो तो अगले 5 दिनों के लिए अपनी आइसक्रीम की दुकान खोलकर रख सकती हो, या चाहो तो बंद भी रख सकती हो। सुबह सुबह मारिया रेस्टोरेंट से एक घोड़ा गाड़ी रवाना होकर ककाओ गांव के उत्तरी इलाके की तरफ बढ़ने लगी। रिया अगले डकलिंग को गोद में लेकर बैठी थी और काफी एक्साइटेड दिख रही थी। पापा, क्या आज हम सचमुच करूर जा रहे हैं? सौम्या मैम ने मुझे बताया था कि वहां सिर्फ इंसान रहते हैं और वहां खाने की भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। रिया ने प्रेम की तरफ मुड़कर पूछा। हाँ, हम आज ही करूर जा रहे हैं। वो बहुत बड़ी जगह है और वहां सिर्फ इंसान ही रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। हालांकि अगर अच्छे खाने की बात करें तो तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें बनाकर दे सकता हूं, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि वो हर चीज बाकी लोगों की चीजों से अच्छी होगी। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। लेकिन मैं बहुत सारी अच्छी चीजें खाना चाहती हूं। क्या आप वो सारी चीजें मुझे बनाकर देंगे पापा? क्या मैं आपको करूर में कहीं खाने के लिए ले जा सकती हूं? अगर हमें कुछ भी अच्छा मिलता है तो वो चीज बाद में आप मुझे बनाकर खिलाना। रिया ने परेशानी में पड़कर कहा। रिया, क्या तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी सेविंग्स रखी हुई हैं? प्रेम ने स्माइल करते हुए पूछा। उसे याद था कि रिया ने सौम्या मैम को अपनी सेविंग्स दे दी थी। हाँ, मेरे पास एक कॉपर का सिक्का है। कल जब मैं मास्टर अमित के पास से घर लौट रही थी तब मुझे यह मिला था। मैंने मास्टर अमित को इसमें से आधी कीमत रखने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं ली। अब यह पूरा सिक्का मेरा है। रिया ने अपनी मुट्ठी खोलकर सिक्का दिखाते हुए कहा। अगली डकलिंग रिया की तरफ बढ़ी और उसका हाथ चाटने लगी। अगली डकलिंग, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाने वाली। अब से तुम्हें रात को भी कुछ नहीं मिलेगा, ना ही अब से तुम्हें मीट खाने को मिलेगा। अगर तुम ऐसे ही खाती रही तो तुम तो हमारी घोड़ा गाड़ी को भी अपने वजन से तोड़ दोगी। रिया ने अगली डकलिंग की तरफ देखकर कहा। अगली डकलिंग ने दुखी होकर अपना सिर नीचे कर लिया। क्या मास्टर अमित ने कल के लेसन के बाद तुमसे कुछ कहा था? प्रेम ने स्माइल करके पूछा। उन्होंने कहा कि जब वो मेरी उम्र के थे तब वो भी इतने ताकतवर नहीं थे। रिया ने सिर हिलाकर कहा और थोड़ी देर हेजिटेट होने के बाद आगे बोली। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कहकर वो मुझे कम ताकतवर बता रहे थे। और तुमने ये बात मास्टर अमित को नहीं बताई, है ना?
प्रेम ने हैरान होकर पूछा। मैंने उनसे यह बात नहीं की, रिया ने ना में सिर हिलाकर और धीमे से बड़बड़ाई। लेकिन जब मैं अपने आप से यह बात कर रही थी तो शायद उन्होंने सुन ली और शायद इससे उनके कुछ पुराने घाव पर नमक पड़ गया। तुम किस्मत वाली हो कि बस इतना ही हुआ, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। उसे मालूम था कि जो भी रिया को सिखाना चाहता था उसके अंदर बर्दाश्त करने की काबिलियत होनी जरूरी थी। हाँ, एक बात और, मास्टर अमित कह रहे थे कि वो करूर भी जाने वाले हैं। उन्होंने मुझसे अपने साथ चलने की बात भी कही, लेकिन मैंने मना कर दिया, रिया ने कहा और उसकी आंखों में चमक आ गई। मास्टर अमित भी करूर जा रहे हैं? प्रेम रिया की बात सुनकर काफी सरप्राइज हो गया। हाँ बिल्कुल सही, शायद मास्टर अमित को लग रहा होगा कि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए वो भी मेरे साथ करूर आ रहे हैं। मास्टर वसीम ज्यादा अच्छे हैं, वो तो मुझे कभी होमवर्क भी नहीं देते, रिया ने कहा। तुमने जब कहा तो मुझे याद आया कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हारे लेसन्स मास्टर अमित ही लेने वाले थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम छुट्टी लेने के बारे में सोचते हैं तो हमेशा उन्हीं के लेसन्स का वक्त होता है। शायद उनकी किस्मत मास्टर वसीम से थोड़ी खराब है, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और सोचने लगा, अगर अमित भी करूर आ रहा है तो यह ट्रिप अब थोड़ी सुरक्षित हो गई। अमित कैसे भी करके रिया को कोई भी नुकसान नहीं होने देगा, इसलिए अब मुझे रिया की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अब मैं पूरे मन से अपना काम कर सकता हूं। घोड़ा गाड़ी करीब 1 घंटे से लगातार चलती रही और फिर ककाओ गांव के उत्तरी दरवाजे के सामने आकर रुक गई। प्रेम रिया को गोद में उठाकर घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर गया और घोड़ा गाड़ी वाले ने उनका सामान उतारना शुरू कर दिया। वाह पापा, देखो वहां कितना बड़ा पक्षी है। इसके पहले कि प्रेम कार्लोस को ढूंढ पाता, रिया ने लेफ्ट हैंड की तरफ इशारा करते हुए एक्साइटेड होकर कहा। प्रेम उस दिशा में मुड़ गया और उसने देखा कि एक बड़ा सा काला पक्षी ककाओ गांव की बाहरी दीवार के बगल में बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपना एरोप्लेन पार्किंग में लगाया हो। यह पक्षी जंगली नहीं लग रहा था, उसके सिर का ऊपरी भाग एकदम चपटा था, उसकी आंखें नीली और वो नीचे की तरफ सिर रखकर दाने चुग रहा था। ऐसे पक्षी इस महाद्वीप में अक्सर देखने को मिल जाते थे। ये ज्यादा तेज नहीं उड़ सकते थे, लेकिन ये काफी अच्छे ढंग से उड़ते थे। ये पक्षी अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर उड़ सकते थे। बहुत सी जगहों पर इसका इस्तेमाल महंगी चीजों को यहां से वहां पहुंचाने में किया जाता था। प्रेम इस तरह के पक्षियों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी ऐसे पक्षी को आंखों के सामने देखकर हैरान था। पक्षी की पीठ पर बहुत सारा सामान बंधा हुआ था और उसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई थी जिससे सामान ऊपर चढ़ाया जा रहा था। कार्लोस इस पक्षी के बगल में खड़ा था और स्माइल कर रहा था। रिया और प्रेम को देखकर उसने अपना हाथ हिलाया और फिर अपने साथ में खड़े मुखिया जी के महल के लोगों से दोबारा बातें करने लगा। कार्लोस के बगल में उसका बेटा रॉनी खड़ा हुआ था। प्रेम को देखकर रॉनी थोड़ा हैरान हो गया। उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा दिखने लगा और उसने अपनी मुट्ठी बांध ली। प्रेम ने रॉनी को देख लिया। वो अभी तक रॉनी से एक बार भी नहीं मिला था, ना ही उसे यह मालूम था कि रॉनी आखिर उसे इस तरह से क्यों देख रहा था। प्रेम ने अपने दिमाग में रॉनी से बचकर रहने की ठान ली, लेकिन रॉनी की हरकतों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। प्रेम ने अपनी पिछली जिंदगी में रॉनी जैसे कई घमंडे नौजवान देखे थे। इन सभी नौजवानों को कमजोर लोगों को सताने में बहुत मजा आता था, लेकिन अपने जैसे लोगों के सामने ये कायर हो जाते थे। प्रेम रिया के साथ इस पक्षी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके पास एक घोड़ा गाड़ी आकर रुक गई। घोड़ा गाड़ी का पर्दा खुला और उसके अंदर ग्रे कलर के कपड़े पहने एक लड़की दिखी। सौम्या मैम? प्रेम ने हैरान होकर देखा। सौम्या मैम, रिया ने खुश होते हुए कहा। प्रेम जी, रिया? सौम्या ने प्रेम और रिया को देखकर कहा। प्रेम काफी सरप्राइज होकर सौम्या की तरफ देख रहा था, जबकि रिया काफी खुश हो गई थी। प्रेम जी, मैंने सुना था कि आप कार्लोस जी के साथ करूर जा रहे हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ साथ जाने के लिए आ गई। डेसिमल सिस्टम की बातचीत अब नए मोड़ पर आ चुकी है, इसलिए करूर पहुंचने के बाद आप अपना समय निकालकर मेरे दादाजी से भी बात कर लीजिएगा, सौम्या ने घोड़ा गाड़ी से उतरकर कहा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे आपके दादाजी से मिलवाएं सौम्या मैम, प्रेम ने सौम्या की आंखों में देखकर स्माइल करते हुए कहा। जी बिल्कुल, सौम्या ने स्माइल करके कहा। यस, सौम्या मैम भी हमारे साथ करूर आ रही हैं, रिया ने प्रेम की गोद से कूदते हुए खुश होकर कहा और एक हाथ से सौम्या का हाथ पकड़ लिया। मुखिया जी के महल के लोगों से कार्लोस की बातचीत खत्म हो गई और वो ऑफिसर्स ककाओ गांव के दरवाजे की तरफ जाते हुए प्रेम के बगल में रुक गए। इनमें से एक ऑफिसर दीपेश था।
प्रेम जी, आपकी यात्रा सुरक्षित और मंगलमय हो। दीपेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए स्माइल करके कहा। शुक्रिया दीपेश जी, प्रेम ने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। प्रेम जी, सौम्या जी, कार्लोस ने सौम्या और प्रेम की तरफ देखकर सिर हिलाते हुए कहा और फिर प्रेम की तरफ मुड़कर आगे बोला। प्रेम जी, अब आप काफी अहम इंसान हो गए हैं। यहां तक कि मुकुंद जी ने भी मुझसे खुद कहा है कि मुझे आपको 5 दिनों बाद वापस ककाऊ गांव सुरक्षित लेकर आना है। जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुखिया जी मेरे बारे में इतना सोचते हैं। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और असली बात अपने तक ही रखी। कार्लोस ने भी इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की। अब हमें निकलना चाहिए, कार्लोस ने अपनी घोड़ा गाड़ी की तरफ देखकर कहा। ठीक है। प्रेम ने रिया को गोद में उठाया और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। सौम्या, प्रेम और रिया तीनों पक्षी पर बैठ गए। अगली डकलिंग, हम तो अभी उड़ भी नहीं रहे हैं और तुम अभी से कांप रही हो, रिया ने अगली डकलिंग की तरफ देखकर कहा। अगली डकलिंग रिया के हाथ में अपना सिर छुपाकर कांप रही थी। फिर रिया ने आगे कहा, ऐसे में तुम कभी भी सुंदर हंस नहीं बन पाओगी। रॉनी, आ जाओ, चलो अब चलें। मुकेश परिवार ने अभी हमें सीधे सीधे मना नहीं किया है, इसलिए जब हम करूर वापस आएंगे तो मैं उनसे दोबारा बात करूंगा। हम जब भी कुछ खास करने के लिए मन बनाए तो हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए, कार्लोस ने रॉनी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। अभी कुछ दिनों पहले ही रॉनी ने कार्लोस से गरिमा के साथ रिश्ता तय करने के लिए मुकेश परिवार से बात करने को कहा था, जिसके बाद कार्लोस मुकेश परिवार के बंगले पर गया था। कार्लोस की यह बात सुनकर रॉनी का मन थोड़ा हल्का हुआ और वो पक्षी पर बैठ गया। अब उड़ चलो, हमारी मंजिल है करूर। जैसे ही सारे लोग बैठ गए और सारा सामान भी रखा गया, तब कार्लोस ने कहा। अगले ही पल उस पक्षी ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ने लगा। पक्षी के चारों तरफ एक बैरियर बन गया था जो सभी लोगों की सुरक्षा कर रहा था। पक्षी अपने पंख फड़फड़ाकर ऊंचा उठने लगा और पलक झपकते ही नीचे के सारे मकान चींटियों की तरह दिखने लगे। इतनी ऊंचाई से पूरा ककाऊ गांव दिख रहा था। वाह, उड़ने में तो कितना मजा आता है, रिया ने एक्साइटेड होकर कहा और फिर बिना डरे नीचे की तरफ देखकर बोली, पापा देखो, वो रहा चौराहा और वहां किनारे पर हमारा रेस्टोरेंट है। यहां ऊपर से हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल डिब्बे की तरह लग रहा है। दूसरी तरफ अगली डकलिंग एकदम शांत बैठी थी। उसने अपने पंजे अपनी आंखों पर रख लिए थे और अपना सिर रिया के हाथों में छुपा लिया था। अगली डकलिंग डर के मारे थर थर कांप रही थी। प्रेम अपनी पिछली जिंदगी में कई बार हवाई सफर कर चुका था, इसीलिए उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था। हालांकि आज पहली बार वो इतने बड़े पक्षी पर बैठकर उड़ रहा था, जिससे वो काफी एक्साइटेड था। भले ही ये पक्षी हवाई जहाज जितना तेज नहीं उड़ रहा था, लेकिन हवाई सफर जमीन के सफर से भी तेज था। कार्लोस के हिसाब से वो लोग शाम होते तक करूर पहुंचने वाले थे। प्रेम ने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या भी बिल्कुल शांत बैठी थी, जिससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि वो आज पहली बार हवाई सफर नहीं कर रही थी। बेवकूफ लोग, रॉनी ने रिया और प्रेम की तरफ देखकर होंठ काटते हुए सोचा, क्योंकि वो लोग एक नॉर्मल से उड़ने वाले पक्षी पर बैठने के बाद ही काफी एक्साइटेड हो गए थे। रॉनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पिता प्रेम की इतनी इज्जत क्यों कर रहे थे। फिर रॉनी ने सौम्या को ध्यान से देखा। सौम्या को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के बाद रॉनी ने सिर हिलाकर सोचा, ये सौम्या भी वैसे काफी सुंदर है। ये ढेर सारा मेकअप करने वाली लड़कियों से बिल्कुल अलग है। इसे नेचुरल रहना ही पसंद है। अगर गरिमा मुझसे शादी करने से मना कर देती है तो मैं पापा से इसके परिवार से बात करने के लिए भी कह सकता हूं। प्रेम रॉनी की हरकतें देख रहा था, लेकिन उसे सौम्या की ऐसी कोई चिंता नहीं थी। उसे मालूम था कि सौम्या अपना ख्याल रख सकती थी। रॉनी के बर्ताव से इतना तो साफ था कि सौम्या का परिवार कार्लोस के परिवार से काफी बड़ा था, इसलिए रॉनी कुछ भी गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही वो लोग ककाऊ गांव से दूर निकल आए तो रिया कांपती हुई अगली डकलिंग की तरफ मुड़ी। अगली डकलिंग, तुम ऐसे छुपकर नहीं रह सकती। तुम एक बत्तख हो और आगे चलकर तुम एक हंस बन जाओगी। तुम्हें ऊंचाई से डर कैसे लग सकता है, रिया ने कहा। अगली डकलिंग अभी भी अपने पंजे अपनी आंखों पर ही रखे हुई थी और रिया की गोद से छिपकर वो कोई आवाज तक नहीं कर रही थी। अगर तुम उड़ ही नहीं सकती तो कोई भी तुम्हें हंस नहीं कह सकता, और अगर तुम हंस नहीं हो तो मैं तुम्हें पकाकर कैसे खाऊंगी, रिया ने सीरियस होकर कहा और आगे बोली।
इसीलिए अब मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देनी होगी ताकि तुम उड़ना सीख जाओ। प्रेम रिया की तरफ मुड़ गया। वो देखना चाहता था कि कैसे रिया अगली डकलिंग के अंदर से ऊंचाई का डर निकालकर उसे ट्रेन करना चाहते थे, क्योंकि प्रेम को मालूम था कि ऊंचाई का डर इतनी आसानी से नहीं जाता। सौम्या भी क्यूरियस होकर रिया की तरफ ही देख रही थी। रिया के सोचने समझने का अजीब सा तरीका कई बार सौम्या को हंसने और रोने के बीच खड़ा कर देता था, लेकिन रिया हर बार कोई ना कोई कमाल का तरीका ढूंढ कर लाती थी। अगली डकलिंग के मुंह से अभी तक कोई आवाज तक नहीं निकली थी, लेकिन इस सब के बाद भी रिया अगली डकलिंग से अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी। रिया ने अगली डकलिंग के चेहरे से उसके पंजे हटा दिए। अगली डकलिंग कसकर अपनी आंखें बंद किए हुई थी। अगली डकलिंग, अभी हम लोग आसमान में बहुत ऊपर हैं। हमारे चारों तरफ सफेद बादल हैं और जमीन पर सभी चीजें बहुत छोटी दिख रही हैं। हम अभी बहुत ऊंचे और तेज उड़ रहे हैं, बहुत ऊंचे और तेज, बहुत ऊंचे और। रिया ने स्माइल करते हुए कहा। अगली डकलिंग और भी ज्यादा तेजी से कांपने लगी। भले ही अभी भी उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो रिया की बातों से सारी चीजें महसूस कर पा रही थी, जिससे वो और भी ज्यादा डर गई थी। अब मेरी बात सुनो और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। जब तुम अपनी आंखें खोलकर नीचे देखोगी तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ये इतना डरावना भी नहीं है। चलो भी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, धीरे धीरे, रिया ने कहा। अगली डकलिंग अभी भी अपनी आंखें बंद किए बैठी रही और रिया के सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद उसने गर्दन से अगली डकलिंग को उठा लिया। अगर तुमने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगी। अगली डकलिंग ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल ली। उसने नीचे की तरफ देखा और बिल्कुल अकड़ गई। इसके बाद अगली डकलिंग बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई। अगली डकलिंग, अगली डकलिंग, भगवान का शुक्र है कि ये अभी भी सांस ले रही है। तुम कितनी डरपोक हो। रिया ने निराश होकर अगली डकलिंग के गालों को दबाते हुए कहा और गहरी सांस लेकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। रिया, किसी को भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए, ये तुम्हें पता है ना? सौम्या ने स्माइल करते हुए रिया से कहा। ठीक है सौम्या मैम, रिया ने सिर हिलाकर कहा और अगली डकलिंग की तरफ देखकर सीरियस होते हुए बोली। अगली डकलिंग, तुम एक डकलिंग हो, कोई इंसान नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे काम करवा सकती हूं। सभी लोग पूरे दिन यूं ही उड़ते रहे। पक्षी पूरे जोश के साथ उड़ता रहा और उसने बीच में बस आधे घंटे के लिए आराम किया था। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, एक बड़ा सा शानदार शहर दिखने लगा। करूर कालचुरी राज्य की राजधानी था और पूरे महाद्वीप में इंसानों के लिए सबसे खास शहरों में से एक था। इसके अलावा करूर का इतिहास कई हजार साल पुराना था। कई सालों पहले स्पीशीज के बीच की लड़ाई में करूर में ही इंसानों की सेना रहा करती थी, और जब लड़ाई खत्म हुई तब उस समय के राजा ने करूर को कालचुरी राज्य की राजधानी बनाया था। शहर की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची और मोटी थीं। इन दीवारों पर कई तरह के जादू किए गए थे। बड़े से बड़े जंगली दैत्य भी इन दीवारों को आसानी से पार नहीं कर पाते थे। अपने इलाके या जनसंख्या की दृष्टि से करूर पूरे जंतारा महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर था। वाह सौम्या मैम, क्या यही करूर है? यह शहर कितना बड़ा है। करूर को देखकर रिया की आंखें खुली की खुली रह गई थीं। हां, यही करूर है, यही मेरा घर है, सौम्या ने सिर हिलाकर कहा। और इतने समय बाद करूर आने पर वो भी काफी एक्साइटेड हो गई थी। आज करीब 1 साल बाद वो अपने शहर वापस आई थी और उसका शहर पहले की तरह ही आज भी उतना ही खूबसूरत था। दूसरी तरफ प्रेम करूर शहर को देखकर थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहा था। प्रेम के पास महेंद्र की यादें थीं, इसीलिए वो कालचुरी राज्य की इस राजधानी को काफी अच्छे से जानता था। यह शहर इंसानों की खुशहाली का प्रतीक था। यह वही शहर था जिसकी रक्षा के लिए एक समय महेंद्र प्रताप अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार था। महेंद्र यहां जब आया था तब उसकी उम्र मात्र 15 साल की थी और वो धीरे धीरे कालचुरी राज्य में बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया था। हालांकि यही वो शहर भी था जिसने महेंद्र को पूरी तरह से बर्बाद किया था। पक्षी शहर के दरवाजों के पास उतर गया, जिससे शहर के बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ ही चला गया। इसके बाद सभी लोग पक्षी से नीचे उतर गए। एक घोड़ा गाड़ी पहले से ही वहां सौम्या का इंतजार कर रही थी। प्रेम जी, अब मैं घर जाकर दादाजी को आपके आने के बारे में बता देती हूं। जब आप राजा जी की पार्टी के लिए खाना बनाकर फ्री हो जाएंगे तब मैं आपको अपने दादाजी से मिलवाऊंगी। क्या यह सही रहेगा?
सौम्य ने स्माइल करके कहा, हाँ बिल्कुल, यह सही रहेगा। प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाकर कहा। प्रेम के पास करूर में करने के लिए और कोई काम भी नहीं था, इसलिए उसने सौम्या की बात पर सीधे हामी भर दी। ठीक है फिर, प्रेम जी और रिया अभी के लिए अलविदा, जल्दी ही दोबारा मिलते हैं। सौम्या ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए स्माइल करके कहा और अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठ गई। इस शहर की दीवारें कितनी ऊंची हैं, ये तो ककाओ गांव से भी ज्यादा बड़ी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रिया एक दीवार के बगल में खड़ी हो गई और ऊपर देखने लगी। वो जितना ऊपर देख रही थी उसे अपनी गर्दन उतनी ही तिरछी करनी पड़ रही थी। ऐसा करते करते अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। लेकिन ऐन मौके पर आकर प्रेम ने जल्दी से रिया को पकड़ लिया। तुम इतनी ऊंची दीवार को पूरा नहीं देख सकती, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। जब प्रेम यानी महेंद्र प्रताप करूर छोड़कर आया था तब रिया बस कुछ ही महीनों की थी, इसलिए रिया को यहां की कोई भी बात याद नहीं थी। पापा चलो अब जल्दी चलकर कुछ खाएं, रिया ने प्रेम की तरफ देखकर कहा। प्रेम ने रिया को जैसे ही देखा तो उसका मन हुआ कि वो तुरंत ही रिया की बात मान ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हम आज ऐसा नहीं कर पाएंगे प्यारी रिया, प्रेम ने ना में सिर हिलाकर कहा। तभी कार्लोस उन दोनों की तरफ चलकर आया और उसने नजदीक खड़ी एक घोड़ा गाड़ी की तरफ इशारा किया। प्रेम जी प्लीज आप उस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाइए, मैं गाड़ी वाले से कह देता हूं कि वो आपको छोटे राजकुमार के महल पहुंचा दें। राजा जी की बर्थडे पार्टी परसों होने वाली है और उसके पहले छोटे राजकुमार खुद आपके कुकिंग स्किल्स परखना चाहते हैं, कार्लोस ने कहा। हाँ ठीक है, यह बेहतर रहेगा, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा और रिया को गोद में उठाकर घोड़ा गाड़ी की तरफ जाने लगा। आज प्रेम का दिल अंदर ही अंदर बहुत जोरों से उछल रहा था। महेंद्र प्रताप को बर्बाद करने के पीछे छोटे राजकुमार का ही सबसे बड़ा हाथ था और इतने साल गुजरने के बाद भी छोटे राजकुमार ने महेंद्र को ढूंढने या उसे मारने की चाहत नहीं छोड़ी थी। और अब प्रेम उसी राजकुमार के महल में जाने वाला था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बकरी हो और उसे भेड़िए की गुफा में ले जाया जा रहा हो। हालांकि इस जोखिम के साथ एक बड़ा इनाम भी जुड़ा हुआ था। प्रेम बहुत बड़ा जुआ खेलने जा रहा था। उसने अपना सारा दांव इस बात पर लगाया था कि उसका जानी दुश्मन उसे नहीं पहचान पाएगा, भले ही वो दोनों आमने सामने ही क्यों ना खड़े हो जाएं। अगर इस बार प्रेम अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो गया तो शायद आगे की जिंदगी में उसे कभी भी किसी के सामने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बचेगी। प्रेम को पूरा भरोसा था कि वो इस काम में जरूर कामयाब हो जाएगा। यह इसलिए था क्योंकि वो अपना नाम प्रेम प्रताप लिखता था, ना कि महेंद्र प्रताप। उसे बस प्रेम बनकर ही रहने की जरूरत थी, एक ऐसा इंसान जो कुकिंग का बादशाह बनने वाला था। ऐसा होने पर कोई भी प्रेम और राक्षसों को मारने वाले महेंद्र के बीच कोई भी कड़ी नहीं जोड़ सकता था। पापा अब हम किससे मिलने वाले हैं? रिया ने घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठने के बाद क्यूरियस होकर प्रेम से पूछा। बेटा अब हम कालचुरी राज्य के छोटे राजकुमार से मिलेंगे। याद रखना कि तुम जब उनसे मिलो तो उन्हें कोई भी निकनेम मत देना। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई निकनेम आ भी जाए तो भी कुछ मत कहना, वरना शायद बुरे लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे। प्रेम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। ठीक है पापा, रिया ने कहा। वो समझ चुकी थी कि प्रेम मजाक नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने प्रेम की बात मानकर सिर हिला दिया। हालांकि तुरंत ही उसने अपनी छड़ी निकाली और बोली, चिंता मत करो पापा, अगर किसी बुरे इंसान ने आपको ले जाने की कोशिश भी की तो मैं उसे मजा चखा दूंगी। मुझे मालूम है कि तुम बहुत ताकतवर हो प्यारी रिया, लेकिन हमें करूर में संभल कर रहना चाहिए। हम यहां ज्यादा लोगों को यह बात नहीं बता सकते कि तुम कितनी ताकतवर हो। इस जगह पर बहुत से ताकतवर बुरे लोग हैं और वो लोग तुम्हें मुझसे दूर ले जा सकते हैं। तुम समझ गई ना? प्रेम ने ना में सिर हिलाकर कहा। ठीक है पापा, मैं समझ गई। अब मैं और ताकतवर बनूंगी ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं, है ना पापा? रिया ने सीरियस होकर सिर हिलाते हुए कहा। शाबाश मेरी अच्छी बच्ची, प्रेम ने स्माइल करके रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर वो झुककर आगे बोला, चिंता मत करो, अब मैं और भी ताकतवर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। घोड़ा गाड़ी एक शानदार से महल के पास आकर रुक गई। प्रेम रिया को गोद में लेकर घोड़ा गाड़ी से उतर गया और फिर रिया को नीचे उतार दिया। प्रेम अपने सामने एक जानी पहचानी सी जगह को देख रहा था और उसे अतीत की यादें आने लगीं। गोल गुंबद के इस महल में
कई सुंदर पत्थर लगे हुए थे, जिसके चारों ओर सुंदर बगीचा था और ठीक बीचों बीच एक फव्वारा लगा हुआ था। छोटे राजकुमार के अलावा बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनके पास करूर में इतनी शानदार रहने की जगह थी, क्योंकि यहां जमीन सोने के भाव मिलते थे। पापा देखो, वो मेढक अपने मुंह से कितनी दूर तक पानी फेंक रहा है, रिया ने फव्वारे की तरफ इशारा करके कहा। प्रेम रिया की उंगली के इशारे की तरफ देखा और पाया कि फव्वारे में एक सुनहरा राक्षस बना हुआ था, लेकिन रिया की हाइट इतनी कम थी कि उसे राक्षस का बस आधा सिर ही दिख पा रहा था, जिससे उसे वो राक्षस मेढक की तरह लग रहा था। बेटा, वो असल में एक सुनहरा राक्षस है, प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया को गोद में उठाकर कहा। एक सुनहरा राक्षस जो मेढक की तरह दिखता है, ये कितना भद्दा है, रिया ने फव्वारे से बने सुनहरे राक्षस की तरफ देखकर कहा। प्रेम ने ध्यान से उस सुनहरे राक्षस की मूर्ति को देखा और पाया कि वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। उस मूर्ति में ऐसी कोई भी शान नहीं दिख रही थी जो असली सुनहरे राक्षसों में होती थी, और किसी को भी एक बार में बस इसका सिर ही दिख सकता था, जो कि कहीं ना कहीं मेढक की तरह ही था। जो आदमी प्रेम और रिया को महल की तरफ ले जा रहा था, वो रिया की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। ऐसी बातें मत करो नन्ही लड़की, इस मूर्ति को राजकुमार जी ने खुद राजा जी की बनाई एक पेंटिंग के हिसाब से बनवाया है। अगर किसी और ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, उस आदमी ने कहा। सचमुच? रिया के चेहरे पर डर भरे भाव आ गए। हालांकि वो दोबारा फव्वारे की तरफ मुड़ी और उलझन में पड़कर बोली, लेकिन ये वाकई बहुत भद्दा है। ठीक है रिया, अब चलो, अब हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, प्रेम ने अपनी आईब्रो ऊपर करके कहा। यह मूर्ति एक ऐसे राजकुमार ने बनवाई थी जो मूर्ति बनवाने में बहुत ही खराब था, और यह मूर्ति जिस राजा की बनाई गई पेंटिंग को देखकर बनाई गई थी, वो राजा भी पेंटिंग बनाने में बहुत ही खराब था। यह चीज तो गर्व करने से ज्यादा उनकी खामियां दिखा रही थी। रास्ते में चलते चलते प्रेम ने और भी अजीबोगरीब मूर्तियां देखी। आज उसे पहली बार मालूम चला था कि छोटे राजकुमार कुंवर नारायण को यह भी शौक था। हालांकि सबसे छोटे राजकुमार के कंपैरिजन में कुंवर नारायण बिल्कुल ही नौसिखिया था, क्योंकि सबसे छोटा राजकुमार बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था। जो आदमी प्रेम और रिया को रास्ता दिखा रहा था, वो इस महल का सबसे खास नौकर था। वो आदमी प्रेम और रिया को एक बड़े से हॉल में ले गया और उनकी तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। आप लोग थोड़ी देर यहीं इंतजार कीजिए, राजकुमार जी जल्द ही तैयार होकर आपसे मिलेंगे। जब आप लोग राजकुमार जी से बात करें तो अपनी भाषा में काबू रखें, खासकर तुम नन्ही लड़की। तुम पूरी कोशिश करना कि जो बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए वो तुम मत करना, उस आदमी ने सावधान करते हुए कहा। ठीक है, मैं वादा करती हूं, मैं उनसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि उनका सुनहरा राक्षस एक मेढक की तरह दिखता है, रिया ने सिर हिलाकर बात मानते हुए कहा। जी, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम ने सिर हिलाकर स्माइल करते हुए कहा। वो इस आदमी को देखकर ही बता सकता था कि ये अच्छे दिल का इंसान था, क्योंकि इस महल के बाकी नौकर बहुत ही बदतमीज थे। नौकर ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। आमतौर पर यह नौकर ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन रिया इतनी प्यारी थी कि वो खुद को रिया को सावधान करने से रोक ही नहीं पाया। वो नहीं चाहता था कि रिया को कोई भी नुकसान हो, इसीलिए उसने साफ तौर पर वो बात बता दी जिससे राजकुमार नाराज होकर उन्हें सजा दे सकते थे। प्रेम हॉल में चारों तरफ देखने लगा। हॉल बहुत ही बड़ा था, जिसके बीचों बीच 6 कुर्सियां और एक टेबल रखी हुई थी। दीवार के पास सटकर एक बुक शेल्फ रखी हुई थी, जिसमें ढेरों किताबें थीं। बुक शेल्फ के बगल में एक छोटी सी गोल टेबल रखी थी, जिस पर कुछ मिठाइयां रखी हुई थीं। उसके पास रखी कुर्सी पर एक तलवार टिकी हुई थी। सिरोही, यह महेंद्र प्रताप की तलवार थी, जिसका नाम सिरोही था। यह तलवार देखकर प्रेम के दिल की धड़कन बढ़ गई। ठीक तभी हॉल की तरफ बढ़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। महेंद्र, बहुत दिनों बाद मिले हैं, किसी आदमी ने कहा। प्रेम की नजरें बस थोड़ी ही देर के लिए सिरोही पर थी, और उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसने किसी की आवाज सुनी ही ना हो। वो छोटी सी गोल टेबल के पास गया और वहां से एक मिठाई उठा ली। उसने उस मिठाई की एक बाइट खाई और अपनी आईब्रो ऊपर करके खड़ा हो गया। पापा, क्या ये अच्छी है? रिया ने प्रेम से क्यूरियस होकर पूछा।
इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है, लेकिन इसके 1 या 2 टुकड़े से ज्यादा इसे नहीं खाया जा सकता। मिठाई गटकने के बाद प्रेम ने कहा, फिर ये कैसी रहेगी? ये मिठाई तो चांद के जैसी दिख रही है। रिया ने दूसरी मिठाई की तरफ इशारा करके कहा। प्रेम ने वो मिठाई उठाई और उसकी एक बाइट ली। मिठाई काफी अच्छी थी और वो प्रेम के मुंह में जाने के साथ ही घुल गई। भले ही इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन एक बार खाने के हिसाब से वो काफी अच्छे थे। हाँ, ये मिठाई काफी अच्छी है, इसकी मिठास भी बिल्कुल सही मात्रा में है, प्रेम ने तारीफ करते हुए कहा। इस दुनिया में आने के बाद प्रेम ने आज पहली बार किसी दूसरे की बनाई कोई अच्छी चीज खाई थी, जबकि अभी तो बस शुरुआत थी। अभी तो प्रेम करूर की फूड इंडस्ट्री को और करीब से देखना चाहता था। मुझे भी ये मिठाई खाकर देखनी है, रिया ने ताली बजाकर कहा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लो। प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया को मिठाई दे दी। क्या ये महेंद्र है या नहीं? कुंवर नारायण दरवाजे के पास खड़ा होकर प्रेम को आंखें सिकोड़ते हुए देखता रहा और उसके दिमाग में बस यही ख्याल चलता रहा। इसकी कदकाठी भी महेंद्र से मिलती जुलती है और इसकी एक आधी बौनी लड़की भी है जो लगभग महेंद्र की लड़की के बराबर ही है। हालांकि महेंद्र को तलवारें ज्यादा पसंद थी। इस आदमी के सामने सिरोही रखी हुई है, लेकिन फिर भी इसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, बल्कि इसका ध्यान तो मिठाइयों में ज्यादा है। इसने महेंद्र नाम सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति था जो महेंद्र को सबसे करीब से जानता था, तो वो ना तो इशिता थी ना भीकम सिंह, बल्कि वो कुंवर नारायण था। क्योंकि आज जो कुंवर नारायण महेंद्र का जानी दुश्मन बन गया था, वो एक समय महेंद्र का सबसे अच्छा दोस्त था। अगर महेंद्र को अपने भाव छुपाना आता और वो जान बचाकर भागने में माहिर होता, तो शायद 3 साल पहले उसकी जान जोखिम में नहीं पड़ती। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सभी प्यार करते हैं और जिनकी काफी इज्जत होती है, लेकिन ये लोग उन जगहों पर राज करने वाले लोगों के रास्ते का कांटा बन जाते हैं और एक दिन इन्हें मरना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि महेंद्र को मिठाइयां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। लगता है यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। अपने ख्यालों में डूबे रहने के बाद कुंवर आगे चलकर आया और बोला, क्या तुम ही प्रेम हो? जी मैं ही प्रेम हूं। मुझे एम्बेसडर कार्लोस जी ने राजा जी की बर्थडे पार्टी के लिए खाना बनाने के लिए इनवाइट किया था और आज मैं आपके सम्मान में यहां खड़ा हूं राजकुमार जी। प्रेम ने कुंवर नारायण की तरफ मुड़कर सिर हिलाते हुए कहा। प्रिया मिठाई खाने में व्यस्त थी और अभी वो किसी भी और चीज पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही राजकुमार हूं? कुंवर नारायण ने स्माइल करके पूछा। कार्लोस जी ने कहा था कि मैं इस महल में राजकुमार जी से मिलूंगा। इसके बाद आपके नौकर ने भी हमसे राजकुमार जी का इंतजार करने की बात कही थी। इसी कारण मैं कह सकता हूं कि आप ही राजकुमार हैं। प्रेम ने कुंवर नारायण की आंखों में देखकर कहा। बहुत बढ़िया, कुंवर ने एक कुर्सी की तरफ बढ़कर कहा। इसके बाद वो तलवार पर हाथ फेरने लगा और बोला, कार्लोस ने तुम्हारी बहुत तारीफ की, लेकिन राजा जी के लिए कुछ भी बनाने से पहले मैं तुम्हारी डिशेस का स्वाद चखना चाहता हूं। अगर तुम मुझे ही खुश नहीं कर पाए तो बर्थडे पार्टी में तुमसे कुछ भी बनवाने का कोई फायदा ही नहीं है। जी मुझे अपनी काबिलियत आपके सामने पेश करने में बहुत खुशी होगी राजकुमार जी। प्रेम ने विश्वास के साथ सिर हिलाते हुए कहा। बहुत बढ़िया, किचन वहां पीछे की तरफ है। मैं वहां तक पहुंचाने के लिए किसी को तुम्हारे साथ भेज देता हूं। तुमने कार्लोस को जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए थे वो सभी किचन में रखवा दिए गए हैं। मुझे वो डिश बनाकर खिलाओ जो तुम बर्थडे पार्टी में बनाना चाहते हो। उसके बाद ही मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। कुंवर नारायण ने सिर हिलाकर कहा। जी ठीक है। रिया आ जाओ, प्रेम ने रिया का हाथ पकड़कर कहा। ठीक है पापा। रिया मिठाई खाते खाते प्रेम के साथ चल पड़ी। इसकी हाइट और हेल्थ तो बिल्कुल महेंद्र जैसी ही है, लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल ही अलग है। भले ही महेंद्र ने अपने चेहरे को कितना भी बदल लिया होता, लेकिन वो कभी भी अपनी आंखें नहीं बदल सकता था, जबकि इसकी आंखें तो महेंद्र से बिल्कुल ही अलग हैं। हालांकि महेंद्र तो खाना भी नहीं बना सकता था, इसीलिए इसका खाना चखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुंवर नारायण ने प्रेम और रिया को जाता हुआ देखकर सोचा। हॉल से निकलने के बाद प्रेम को काफी राहत महसूस हो रही थी। कुंवर नारायण वाकई बहुत चौकन्ना इंसान था। प्रेम को परखने के लिए उसने महेंद्र की तलवार सिरोही हॉल में ही रख दी थी। इसके बाद कुंवर नारायण ने प्रेम को अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश भी की, ताकि प्रेम से कोई ना कोई गलती हो जाए, लेकिन प्रेम इस सबसे बच निकला।
सिरोही महेंद्र प्रताप की सबसे खास तलवार थी, जिससे उसने कई राक्षसों को मौत के घाट उतारा था। सिरोही पूरे जंतारा महाद्वीप में काफी प्रसिद्ध भी थी और इसके साथ ही महेंद्र प्रताप ने अपनी खास शख्सियत बनाई थी। अगर अभी प्रेम की जगह महेंद्र प्रताप होता तो उसका पर्दाफाश हो चुका होता। प्रेम की किस्मत अच्छी थी कि वो पहले से ही तैयारी करके आया था। भले ही उसने कुंवर नारायण को जितने भी जवाब दिए वो इतने खास नहीं थे, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन से बचने के लिए वो काफी थे। एक नौकर प्रेम को किचन की तरफ ले जा रहा था। इस वक्त किचन में बहुत सारे शेफ्स पहले से ही सफेद कपड़े पहनकर खाना बनाने में बिजी थे और बर्तनों की आवाज लगातार आ रही थी। भले ही अभी राजकुमार के खाने का वक्त नहीं हुआ था, लेकिन इस महल में कई लोग रहते थे, इसीलिए इतने ज्यादा लोगों का खाना बनाने में काफी समय लग जाता था। कुछ शेफ्स किचन के किनारे पर रखे सामान को काफी ध्यान से क्यूरियस होकर देख रहे थे। ये सभी सामान उनके लिए बहुत ही नए तरीके के थे। बहुत से शेफ्स ने यह खबर सुनी थी कि राजकुमार को ककाओ गांव में कोई शेफ मिल गया है जो कि राजा जी के लिए खाना बनाने वाला है। इस खबर के बाद सभी शेफ्स में काफी हलचल का माहौल था। जितने भी शेफ्स को राजकुमार के लिए खाना बनाने को रखा गया था, वो सभी करूर के सबसे अच्छे शेफ्स थे और करूर पूरे जंतारा महाद्वीप की खाने की राजधानी कहा जा सकता था। यहां काम करने वाले सभी शेफ्स को यही लगता था कि वो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ हैं। राजा जी के लिए खाना बनाना इन सभी शेफ्स के लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन उनका सौभाग्य ककाओ गांव के एक शेफ ने छीन लिया था। ककाओ गांव को बसे हुए अभी कुछ 100 साल ही हुए थे और किसी को भी ककाओ गांव के फूड के बारे में कोई खास खबर नहीं थी। इसीलिए सभी शेफ्स इसी सोच में डूबे हुए थे कि ककाओ गांव का शेफ उनसे बेहतर कैसे हो सकता था। जो नौकर ये सभी सामान लेकर आया था, उसने सभी शेफ्स को पहले ही बता दिया था कि ये सारा सामान ककाओ गांव से आए शेफ के लिए है। अब सभी शेफ ये देखना चाहते थे कि क्या वाकई ककाओ गांव के इस शेफ में कोई खास बात थी भी या नहीं। जैसे ही प्रेम किचन के अंदर घुसा, उसे काफी अजीब सा महसूस हुआ। यहां तो बहुत सारे साथी पहले से ही मौजूद हैं। प्रेम ने स्माइल करके कहा,